विनाशकारी जादूगर सी 181 अध्याय 181 अध्याय 181 शांत बैठे और योजना को बर्बाद न करें। जियांग ताताओ दोबारा जानकारी जुटाने गया। यह बिल्कुल लिन मोयू की कही बात से मिलता जुलता था। प्रत्येक समूह में ईगल कंट्री की राष्ट्रीय टीमें जो सुचारू रूप से आगे बढ़ रही थी, उन सभी को झटकों का सामना करना पड़ा। बिना किसी रणनीति के और केवल हमला करना जानने के कारण वे अंततः असफल रहे। श्वेत देवता के आंगन में छोटी सी चाय की मेज पर निंग ताइरान भी उनके साथ शामिल हो गई थी। निंग ताइरान ने कहा, ईगल कंट्री के वे लोग नाकाम रहे। मेंग अनवेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और चाय की एक धार उसके कप से निकलकर उसके मुंह में चली गई। मैंने शुरू में ही कहा था, आप एक साथ दोनों चीजें नहीं पा सकते। एक उन्मादी व्यक्ति की उन्मादी अवस्था की भी एक कीमत होती है। औषधीय पदार्थों के प्रयोग से सीमाओं को तोड़ना, भले ही इसके लिए तर्कशक्ति खोनी पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आत्मविश्वास से बात की। जब ईगल कंट्री ने पहली बार इस औषधि पर शोध शुरू किया था, तब तक वह ये निर्णय ले चुका था। तथ्यों ने उनके फैसले को सही साबित किया। बाय येयुवान और मेंग अनविन दोनों की राय एक जैसी थी। चेरी ब्लॉसम की वो मंदिर की पुजारिन थोड़ी दिलचस्प तो है ही। मेंग अनवेन ने चिढ़कर कहा, इसका क्या फायदा? यह तो बस उन्म्योजी पेशे का एक प्रकार है। ये तथाकथित दिव्य आत्माएं असल में शिकिगामी है। तुम जानती हो कि शिकिगामी क्या होते हैं? मेंग अनवेन का व्यक्तित्व स्थिर और पारंपरिक था। इस तरह का करियर उन्हें बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करता था। उनकी नजर में, चाहे वह ईगल कंट्री का जादुई पे हो या नाइको का करियर, सब कुछ बेकार था। यह अहंकार नहीं था। जब करियर को समझने की बात आती थी, तो अगर वह दूसरे स्थान का दावा करता, तो कोई भी पहले स्थान का दावा करने की हिम्मत नहीं करता। बाय येयुवान और निंग ताइरान ने उसका खंडन नहीं किया। बाय येयुवान ने विषय बदलते हुए कहा, अगर वे लोग कोई कदम उठाने वाले हैं, तो शायद इन्हीं कुछ दिनों में उठाएंगे। बूढ़े मेंग, नजर रखना। मेंग अनवेन ने सहमति जताते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने बहुत पहले से तैयारी कर रखी है। बुजुर्ग व्यक्ति का पक्ष भी पूरी तरह से तैयार है। बस उनके कदम उठाने का इंतजार है। निंग ताइरान एक पल के लिए समझ नहीं पाए, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बाय येयुवान ने कुछ भी नहीं छिपाया और बताया कि लिन मोयू को चारा के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा रहा था। निंग ताइरान उछल पड़ी, तुमने क्या कहा? तुम लिन को चारा बना रहे हो? मेरी पोती भी तो वहां है। बाय येयुवान ने हाथ हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, हमने सब कुछ तैयार कर लिया है। इसके अलावा लिन मोयू ही एकमात्र चारा नहीं है, लिन मोहन भी है। बूढ़े आदमी का पक्ष भी इंतजार कर रहा है। मेंग अनवेन ने गंभीरता से कहा, शांत बैठो और हमारी योजना को बर्बाद मत करो। निंग ताइरान ने एक पल सोचा। उसे तर्क समझ में आ गया। ठीक है, मैं यहीं इंतजार करूंगा। उसने कहीं न जाने का फैसला किया, यहीं इंतजार करने का निश्चय किया। अगर कुछ भी हुआ तो वह तुरंत वहां पहुंच जाएगा। वह किसी भी कीमत पर निंग येई को कुछ नहीं होने देगा। ... फाइनल मुकाबले जारी रहे। वेटिकन होली डोमेन और समर कैपिटल यूनिवर्सिटी की टीमों के बीच मुकाबला हुआ। पूरा स्टेडियम चकाचौंध भरी रोशनी से जगमगा रहा था। इतनी तेज रोशनी थी कि आंखें खुली रखना मुश्किल था। पूरा मैदान एक छोटे सूरज की तरह चमक उठा। प्रकाश की रोशनी में वेटिकन के पवित्र क्षेत्र के पदाधारक एक एक करके अखाड़े के बाहर प्रकट हुए। उन्हें बाहर कर दिया गया था। बाहर होने के बाद वे सभी असमंजस में दिख रहे थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे कैसे बाहर हुए। बस एक पल के लिए रोशनी चमकी और सब खत्म हो गया। जियांग ताताओ ने गंभीरता से कहा, उनका नाम सू शेंग है, जो एक पवित्र प्रकाश जादूगर है, एक महान पेशे के धारक है। उसे पहले ही क्रिएशन गॉड एकेडमी में दाखिला मिल चुका है। उसे 2 महीने पहले ही लेवल 30 तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन उसने जानबूझकर इस करियर होल्डर टूर्नामेंट के लिए अपना लेवल रोक रखा है। उन्होंने एक बार कहा था कि इस टूर्नामेंट के लिए उनका लक्ष्य चैंपियनशिप जीतना है, लेकिन वास्तव में यह शाइनिंग जूनियर स्किल स्क्रॉल के लिए है। सू शेंग ने केवल एक कौशल का उपयोग करके वेटिकन होली डोमेन टीम को सीधे तौर पर समाप्त कर दिया, जो अत्यंत प्रभावशाली प्रदर्शन था। टूर्नामेंट की शुरुआत से ही उनकी टीम का प्रदर्शन ऐसा ही रहा है। सू शेंग के अलावा किसी और ने अभिनय भी नहीं किया था। सू शेंग सिर्फ एक कौशल का इस्तेमाल करके जीत हासिल कर लेगा।
समस्या ये थी कि जिन टीमों को उसने बाहर किया, उनमें से किसी को भी ये पता नहीं था कि उन्हें कैसे बाहर किया गया। सु शेंग अखाड़े में खड़ा था, उसके शरीर से सफेद रोशनी निकल रही थी, वह पवित्र और एकांतप्रिय लग रहा था। उसकी निगाहें अखाड़े पर घूम गईं। जब उसने लिन मोयू को देखा, तो उसकी आंखों में घृणा की एक झलक दिखाई दी। होली लाइट मेजेस में पवित्र गुण थे, जबकि लिन मोयू के पास अनडेड समन्स थे। ठीक वैसे ही जैसे मो युन ने पहली बार लिन मोयू को देखा था, यह उसके करियर से जुड़ी विशेषताओं के कारण उत्पन्न एक सहज घृणा थी। फाइनल के पहले दौर के आखिरी मैच में होली बैटल डिवाइन डोमेन का मुकाबला होली सुपरविजन चच से हुआ। उनकी लड़ाई आंखें खोलने वाली थी। होली बैटल डिवाइन डोमेन में स्टार फाइटर नामक एक विशेष करियर था। स्टार फाइटर्स में बेहद उच्च और संतुलित गुण थे, साथ ही शानदार और शक्तिशाली कौशल भी थे। होली बैटल डिवाइन डोमेन की तरह होली सुपरविजन चच का भी अपना एक विशिष्ट व्यवसाय था। पवित्र सेना ने शूरवीरों और योद्धाओं के फायदों को मिलाकर आक्रमण शक्ति और रक्षा के बीच संतुलन बनाया। दोनों पक्ष बराबरी पर थे और एक शानदार लड़ाई में एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे थे। विजेता के सामने आने से पहले ये लड़ाई पूरे 10 मिनट तक चली। अंत में होली बैटल डिवाइन डोमेन टीम ने मामूली अंतर से जीत हासिल की और अगले दौर में पहुंच गई। डिवाइन समर एम्पायर के सभी शीर्ष चिकित्सकों ने कार्रवाई की और सभी करियर धारकों को बहाल कर दिया। अगले दौर के मैच 1 घंटे में शुरू होंगे। अब लेवल 20 ग्रुप में केवल 4 टीमें ही बची थीं। वे लिन मोयू की टीम, सु शेंग के नेतृत्व में समर कैपिटल यूनिवर्सिटी की आधिकारिक टीम, झेंडुन यूनिवर्सिटी की आधिकारिक टीम और होली बैटल डिवाइन डोमेन की स्टार फाइटर टीम थी। लिन मोयू का मुकाबला होली बैटल डिवाइन डोमेन से हुआ। समर कैपिटल यूनिवर्सिटी का मुकाबला झेंडुन यूनिवर्सिटी से होगा। जियांग ताताओ ने अपने द्वारा एकत्रित जानकारी लिन मोयू के साथ साझा की। मजबूत कौशल, संतुलित गुण। इन हमलों में मौलिक और भौतिक दोनों प्रकार की क्षति शामिल थी। उनके पास स्टार आर्मर स्किल भी थी, जो उन्हें मौलिक और शारीरिक दोनों प्रकार के नुकसान से उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करती थी। कुल मिलाकर इस करियर में कोई स्पष्ट कमियां नहीं थी। लेकिन उनकी खूबियां कितनी भी मजबूत क्यों न हो, क्या वे कंकाल योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं? जब तक उनके पास नियंत्रण कौशल नहीं था, तब तक कंकाल योद्धाओं को सीधे मुकाबले में हराना लगभग असंभव था। लिन मोयू ने स्टार फाइटर्स और होली आर्मी के बीच की लड़ाई देखी थी। दोनों पक्षों में से किसी ने भी नियंत्रण कौशल का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने नियंत्रण कौशल का उपयोग किए बिना अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, जिससे पता चलता है कि उनमें नियंत्रण कौशल था ही नहीं। क्योंकि उनमें नियंत्रण कौशल नहीं था, परिणाम स्पष्ट था। लिन मोयू अकेले ही अखाड़े में दाखिल हुई। होली बैटल डिवाइन डोमेन से भी 5 लोग सामने आए। शीर्ष चिकित्सकों की मदद से वे पूरी तरह से ठीक हो गए थे। उनकी ऊर्जा और जोश चरम पर थे। 4 स्टार फाइटर और 1 बैटल किंग सपोर्ट। उन्होंने पैगंबर को छोड़कर अधिक बहुमुखी बैटल किंग सपोर्ट को अपना लिया था। एक बैटल किंग सपोर्ट 2 के बराबर था, जिससे अतिरिक्त आक्रमण शक्ति के लिए एक अतिरिक्त स्लॉट उपलब्ध हो जाता था। चारों स्टार फाइटर्स ने लिन मोयू को बड़े उत्साह से देखा। लिन मोयू, हम जानते हैं कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन हम भी कमजोर नहीं हैं। हमारी स्टार आर्मर स्किल क्षति को काफी हद तक कम कर सकती है। हम आपके कंकाल योद्धाओं को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए सीधे आपको मार सकते हैं। तुम तो बस एक जादूगर हो। हमारे हमलों के सामने तुम 2 सेकंड भी नहीं टिक पाओगे। आपकी शाप देने की क्षमता भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन शाप ही वह चीज है जिससे हम सबसे कम डरते हैं। वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे, मानो उन्हें लिन मोयू की कमजोरी मिल गई हो। और उन्होंने तो ये बात खुलेआम कही भी। उनकी स्पष्टवादिता ने लिन मोयू को थोड़ा शर्मिंदा महसूस कराया। लिन मोयू ने शांत भाव से कहा, मैं आपकी सफलता की कामना करती हूँ। चिंता मत करो, हम जरूर सफल होंगे। वे बिना किसी रोक टोक के बोलते रहे, मानो परिणाम पहले से ही तय हो चुका हो। जैसे ही मैच शुरू होने का संकेत मिला, बैटल किंग सपोर्ट ने तुरंत बफ्स लागू करना शुरू कर दिया, जबकि चारों स्टार फाइटर बिजली की गति से लिन मोयू की ओर बढ़ गए। सुनहरी रोशनी की एक परत ने उनके शरीर को घेर लिया, यही उनकी कला थी, स्टार आर्मर। इससे रक्षा क्षमता में काफी वृद्धि हुई, जबकि मौलिक और शारीरिक दोनों प्रकार की क्षति में कमी आई, जो बहुत प्रभावी है। स्टार फाइटर होली बैटल डिवाइन डोमेन का विशिष्ट करियर विकल्प था। स्टार आर्मर उनकी प्रमुख क्षमता थी।
तेजी से पास आ रहे स्टार फाइटरों का सामना करते हुए लिन मोयू ने हल्के से उंगली से इशारा किया। पूरा स्टेडियम पल भर में लाल रोशनी से जगमगा उठा। उन पांचों के ऊपर लाल रंग की बेड़ियां दिखाई दी, जिससे उनकी प्रगति तुरंत धीमी हो गई। फिर चारों स्टार फाइटर्स पर सुनहरी रोशनी चमक उठी। उनका स्टार आर्मर तेजी से फैल गया और उसके अंदर मौजूद लाल बेड़ियों को घेर लिया। सुनहरी रोशनी के प्रभाव से लाल हथकड़ियों में तेजी से दरारें दिखाई देने लगी। हालांकि वे पूरी तरह से चकनाचूर नहीं हुए, लेकिन उनका प्रभाव काफी कमजोर हो गया। लिन मोयू समझ गई, इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि वे उसके श्रापों से नहीं डरते। हालांकि उनके पास शापों को दूर करने के लिए कोई वरिष्ठ व्यक्ति नहीं था, फिर भी उनके स्टार आर्मर कौशल में ही शापों को दबाने की क्षमता थी। वास्तव में एक प्रभावशाली कौशल। स्टार फाइटर विमान ठीक उसके सामने थे। जैसे ही वे लिन मोयू पर हमला करने वाले थे, अचानक उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, फिर एक बड़ी तलवार उनकी ओर घूमी। कंकाल योद्धा स्टार फाइटर तैयार थे। वे तेजी से एक तरफ हट गए और लिन मोयू पर किनारे से हमला कर दिया। जैसे ही वे बच निकले, एक और बड़ा ब्लेड उनकी ओर आया। फिर से चकमा दो, फिर एक और ब्लेड, फिर से बचो, एक और चाकू। फिर उनकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी और उन पर जादू के प्रभाव दिखने लगे। कई धमाकों के साथ चारों स्टार फाइटर मंत्रों की चपेट में आ गए और हवा में उड़ गए। तभी उन्हें स्पष्ट रूप से समझ में आया कि क्या हुआ था। 10 कंकाल योद्धाओं और 10 कंकाल जादूगरों ने एक घेरा बनाकर बीच में स्थित लिन मोयू की रक्षा की। वहां कोई भी खाली जगह नहीं थी। लिन मोयू पर हमला करने के लिए उन्हें कंकाल योद्धाओं और जादूगरों की रक्षा पंक्ति को तोड़ना ही होगा। ये स्थिति उनकी अपेक्षाओं से परे थी। उन्हें लिन मोयू द्वारा इस रणनीति का उपयोग करने की उम्मीद नहीं थी। कंकाल जादूगरों के हमले पहले से ही शुरू हो चुके थे। वे बचने के लिए तेजी से इधर उधर भागने लगे। बिजली कड़कने और गरजने की आवाज के साथ ही स्टार फाइटर विमानों को बिजली का झटका लगा। वे अन्य मंत्रों से तो बच सकते थे, लेकिन बिजली के मंत्रों से बचना असंभव था। स्टार आर्मर ने अधिकांश क्षति को सोख लिया। बैटल किंग के सहायक बल से मिलने वाली हीलिंग की बदौलत वे फिलहाल टिके रह सके। लिन मोयू थोड़ा हिली। कई कंकाल जादूगरों ने उन पर हमला करना बंद कर दिया और इसके बजाय बैटल किंग के समर्थकों पर हमला करने के लिए मुड़ गए। सच्चाई केवल जादू की सीमा के भीतर ही थी। पूरा अखाड़ा कंकाल जादूगरों की आक्रमण सीमा के भीतर था। बैटल किंग के समर्थकों के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। बैटल किंग का समर्थन अचानक बेहद असुरक्षित हो गया। यह देखकर सभी स्टार फाइटर्स ने एक साथ चिल्लाकर कहा, ऊपर से हमला करो। चारों ने ऊंची छलांग लगाई, कंकाल योद्धाओं के ऊपर से कूदकर लिन मोयू पर ऊपर से हमला करने की कोशिश की। जैसे ही वे कूदे, कंकाल योद्धा भी ऊपर उछले और सटीक रूप से उन्हें रोक दिया। दोनों पक्ष हवा में ही टकरा गए। कंकाल योद्धाओं ने अचानक कुछ अप्रत्याशित किया। उन्होंने स्टार फाइटर को कसकर पकड़ लिया। एक हाथ से तलवार को कसकर पकड़े हुए, दूसरे हाथ से बेतहाशा तलवारें चला रहे थे। इस कार्रवाई ने स्टार फाइटर्स को भयभीत कर दिया। भला ऐसी युद्ध शैली कैसे हो सकती है? कंकाल योद्धा वास्तव में लोगों को पकड़ सकते थे और उन पर वार कर सकते थे। ये किस तरह के विचित्र बुलावे थे? कंकाल योद्धाओं द्वारा पकड़े जाने पर वे बच नहीं सके। पलक झपकते ही उन्हें कई झटके लग गए। इस समय बैटल किंग का सहायक खुद की रक्षा करने में भी मुश्किल से सक्षम था, उन्हें ठीक करने की तो बात ही दूर। चारों ने बेतहाशा संघर्ष किया। उनके स्टार आर्मर तेज रोशनी से फट पड़े और अंततः कंकाल योद्धाओं की पकड़ से मुक्त हो गए। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें पता चला कि उनके बैटल किंग समर्थक पहले ही अखाड़े के बाहर दिखाई दे चुके थे। उन चारों का चेहरा पीला पड़ गया था। कुछ ही क्षण पहले वे लिन मोयू को हराने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 182 अध्याय 182 182 अध्याय 182 खलनायक अक्सर ज्यादा बोलने से मर जाते हैं। जैसा कि सभी को उम्मीद थी, लिन मोयू ने एक बार फिर जीत हासिल की। जब उसने 20 कंकालों को बुलाया तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। किसी ने तो यहां तक कह दिया, मैंने तुमसे कहा था कि लिन मोयू में 10 कंकाल योद्धा और 10 कंकाल जादूगर हैं। देखा, मेरा अनुमान बिल्कुल सही था। एक व्यक्ति पूरी टीम के बराबर होता है। दूसरे उससे कैसे मुकाबला कर सकते हैं?
जिन लोगों ने सही अनुमान लगाया वे बेहद उत्साहित थे, मानो उन्होंने कोई महान उपलब्धि हासिल कर ली हो। अब तक लिन मोयू ने केवल 3 कौशल दिखाए थे: कंकाल योद्धाओं, कंकाल जादूगरों और धीमी गति के अभिशाप को बुलाना। बहुत से लोग उम्मीद कर रहे थे कि लिन मोयू अन्य कौशल भी प्रकट करेगी। सु शेंग की समर कैपिटल यूनिवर्सिटी की टीम मैदान में उतरी। झेंडोन विश्वविद्यालय की टीम भी सामने आई। होली लाइट मेज और डिवाइन आई आर्चर, 2 दिग्गज करियर धारक, आपस में भिड़ने वाले थे। सु शेंग ने ठंडे लहजे में नीचे देखते हुए कहा, मेरा होली लाइट मेज दिग्गज युद्ध कौशल में शीर्ष 5 में आता है। तुम्हारा डिवाइन आई आर्चर तो शीर्ष 10 में भी नहीं आता। तुम मुझसे मुकाबला करने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? लियू शियानरेन का चेहरा गंभीर था। वह जानता था कि सु शेंग सच कह रहा है। महान योद्धाओं के बीच भी ताकत में काफी अंतर देखने को मिलता था। लियू जियानरेन ने ठंडे स्वर में कहा, सच्ची ताकत का निर्धारण केवल युद्ध के माध्यम से ही किया जा सकता है। हे, क्या लड़ने की कोई जरूरत भी है? मैं तुमसे सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हम दोनों ही दिग्गज करियर धारक हैं। अगर कोई और होता तो मैं बोलने की जहमत ही नहीं उठाता। सु शेंग के पास घमंडी होने का कारण था। वह यहां तक पूरे रास्ते विरोधियों को तुरंत मार गिराता रहा था। कोई भी उसके पहले कौशल का सामना नहीं कर पाया था। उनकी नजर में केवल उन्हीं लोगों से बातचीत करना उचित था जिनके पास उनके जैसे ही दिग्गज करियर थे। जैसे ही सैन्य संरचना में बदलाव हुआ और युद्ध का संकेत मिला, लड़ाई शुरू हो गई। सु शेंग ने अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाया और देखते ही देखते अखाड़े में चकाचौंध भरी रोशनी फैल गई। ये वही हमला दोबारा था। प्रतियोगिता की शुरुआत से लेकर अब तक सु शेंग ने केवल इसी एक कौशल का उपयोग किया था। इसे कोई रोक नहीं सका। उन्हें ये भी नहीं पता था कि वे कैसे हार गए। उजाले में झेंडुन विश्वविद्यालय के टीम सदस्य एक एक करके अखाड़े के बाहर दिखाई दिए। अंततः लियू जियानरेन भी बाहर दिखाई दिए। शुरू से अंत तक मैच 10 सेकंड से भी कम समय तक चला। यहां तक कि दिग्गज खिलाड़ी लियू जियानरेन भी हार गए। वह इतनी निर्णायक और अप्रत्याशित रूप से हार गया। लियू जियानरेन को तो ये भी नहीं पता था कि वह कैसे हार गया। सु शेंग ने ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था, हमारे बीच का अंतर बहुत बड़ा है। फिर उसने लिन मोयू की ओर मुड़कर कहा, अब तुम्हारी बारी है। मुझे आराम की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें आराम की जरूरत है? चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं ताकि मैं जाकर आराम कर सकूं। अगर शाइनिंग स्किल स्क्रॉल न होता तो मैं इतनी उबाऊ प्रतियोगिता में भाग लेने की जहमत ही नहीं उठाता। सु शेंग ने लिन मोयू को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। दरअसल उन्होंने अन्य किसी भी पेशेवर को गंभीरता से नहीं लिया। यहां तक कि उसके पीछे खड़े चारों साथी खिलाड़ी भी विश्वविद्यालय द्वारा केवल संख्या पूरी करने के लिए भेजे गए थे। उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बस पूरे समय देखते रहना था। एक रेफरी अखाड़े के ऊपर से उड़ता हुआ आया और लिन मोयू से बोला, सु शेंग ने चुनौती दी है। क्या तुम अभी लड़ना चाहते हो या पहले आराम करना चाहते हो? लिन मोयू ने जरा भी जोर नहीं लगाया था। चलो अब लड़ते हैं। जितनी जल्दी यह सब खत्म हो जाए, उतना ही अच्छा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह सु शेंग के कौशल को समझ पाता था या नहीं। हड्डी का कवच सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। कौशल चाहे जो भी हो, उससे पहले हड्डी के कवच को भेदना ही था। अस्थि कवच ज्वाला दानव राजा की घातक किरण को भी रोक सकता था। एक लेवल 29 के करियर धारक का कौशल क्या कर सकता है? यहां तक कि दिग्गज करियर धारकों की भी अपनी सीमाएं होती हैं। लिन मोयू अखाड़े में दाखिल हुई। सु शेंग ने अपने पीछे खड़े साथियों से कुछ शब्द कहे। वे झटपट अखाड़े से बाहर कूद गए। मुझे पता है कि आप भी समर कैपिटल यूनिवर्सिटी से हैं। मैंने सुना है कि आपने वहां क्या किया है। लोगों को अंक हासिल करने के लिए कालकोठरी साफ करने में मदद करना, ये कितना शर्मनाक है कि आप ऐसा काम करेंगे। आम छात्र तो बस आम छात्र ही होते हैं। ये वाकई निराशाजनक है। सु शेंग ने उनके करियर संबंधी गुणों के टकराव से उपजी तिरस्कारपूर्ण भावना से बात की। लिन मोयू के चेहरे पर धीरे धीरे उदासी छाने लगी। आपका अहंकार आपका निजी मामला है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे उपदेश देने की कोशिश करना। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? लिन मोयू ने अचानक कहा। सु शेंग चौंक गया, तुमने क्या कहा? लिन मोयू ने कहा, अगर आपका दिमाग बीमार है तो जल्दी से किसी वैद्य से मिले।
यहाँ कुत्ते की तरह भौंके नहीं। सु शेंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जियांग ताताओ ने हैरानी से कहा, ये नाम जाना पहचाना क्यों लग रहा है। निंग ये थोड़ी शर्मिंदा होकर खिलखिलाकर हंसी और बोली, मैंने ये तुमसे ही सीखा है। जियांग ताताओ के होंठ फड़कने लगे, ऐसा लग रहा था जैसे वह हंसना चाहती हो लेकिन हंस नहीं पा रही हो। सु शेंग ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की। तुम्हारी हिम्मत तो वाकई मेरी बेइज्जती करने की है। बेवकूफ, लिन मोयू ने गुस्से से कहा और अब उसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ लोग हद से ज्यादा आत्ममुग्ध और अहंकारी होते हैं। वे सचमुच सोचते हैं कि वे स्वर्ग के बाद दूसरे स्थान पर हैं, जबकि वास्तविकता में उनका कोई महत्व नहीं है। सु शेंग की आवाज और भी ठंडी हो गई, शब्दों की बहस व्यर्थ है। केवल मुक्केबाजी ही मायने रखती है। लिन मोयू को उसकी परवाह नहीं थी। शायद एक दिग्गज करियर धारक होने के कारण वह अपना आपा खो बैठा था। ऐसे लोगों से तर्क वितर्क करना व्यर्थ था। एकमात्र उपाय था उन्हें पैरों तले कुचल देना। युद्ध शुरू हो गया। लिन मोयू के सामने 5 कंकाल योद्धा प्रकट हुए। सु शेंग ने कंकाल योद्धाओं की अनदेखी करते हुए कहा, अमर प्राणियों, पवित्र प्रकाश का दंड पाओ। मैदान एक बार फिर जगमगा उठा और शुद्ध सफेद रोशनी के गोले में बदल गया। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्रकाश के भीतर लिन मोयू के अस्थि कवच में चमक दिखाई दी, जो स्पष्ट रूप से हमले के अधीन था। हमला प्रकाश की ओर से आया, चारों दिशाओं से आने वाले प्रकाश की ओर से, एक ऐसे प्रकाश की ओर जिससे बचना असंभव था। प्रकाश का हमला सर्वव्यापी था। यहां तक कि सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी इसे पूरी तरह से रोक नहीं सकता था। उस प्रकाश में एक विशेष आभा थी। लिन मोयू को कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ। जब उसे इसका एहसास हुआ, तब जाकर उसे समझ आया, तो यह एक मानसिक हमला है। यह आभा उसकी आत्मा की ज्वाला की आभा से 80% मिलती जुलती थी। इसलिए सु शेंग का हमला एक प्रकार का मानसिक हमला था, लेकिन यह उसकी अपनी आत्मा की ज्वाला से भिन्न है। इतना तीव्र नहीं कि सीधे तौर पर भारी नुकसान पहुंचा सके। ये कुछ मेढक को धीरे धीरे उबालने जैसा है, जिसमें विरोधी बिना एहसास किए ही मरते और बाहर होते चले जाते हैं। विरोधियों को चुपचाप ये भी पता नहीं चला कि उन्हें कैसे बाहर कर दिया गया। दुर्भाग्यवश मानसिक हमले अभी भी बोन आर्मर की रक्षा सीमा के भीतर थे। सु शेंग ने अपने अहंकार के साथ एक हाथ से रोशनी को थामे रखा जबकि दूसरे हाथ को ऊपर उठा रखा था। उनकी दृष्टि में लिन मोयू स्तब्ध प्रतीत हो रही थी और कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रही थी। मरना कौशल, हल्की तलवार। प्रकाश से बनी एक विशालकाय तलवार अचानक लिन मोयू पर आ गिरी। उस ब्लेड में प्रकाश की शक्ति भी समाहित थी, जिससे वह अत्यंत तेज गति से चलता था। ये लगभग तुरंत ही लिन मोयू पर जा गिरा। पवित्र प्रकाश के जादूगरों का पेशा पौराणिक और बेहद शक्तिशाली बन सकता है, क्योंकि वे मानसिक हमले कर सकते थे और प्रकाश की शक्ति को नियंत्रित कर सकते थे। हड्डी का कवच अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। तलवार उस पर गिरी लेकिन उसे जरा भी हिला नहीं सकी। सु शेंग ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। अस्थि कवच की मजबूती उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। उसकी लाइट ब्लेड हमेशा से ही अजेय रही थी। यहां तक कि लियू जियानरेंग, जो स्वयं एक दिग्गज खिलाड़ी थे, भी पहले लाइट ब्लेड के हमले का शिकार हो चुके थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिन मोयू इसे रोक पाएगी। चटक चटक। प्रकाश की शांत दुनिया में कंकालों के पदचिह्न विशेष रूप से स्पष्ट थे। 5 कंकाल योद्धा शुद्ध सफेद प्रकाश में दौड़ते हुए आए। पलक झपकते ही वे सु शेंग के पास पहुंच गए और अपनी तलवारें घुमा दी। पवित्र प्रकाश महज एक मानसिक हमला था, जो कंकालों के खिलाफ बेकार था। सु शेंग ने घृणा से कहा, पवित्र प्रकाश का प्रभाव। उसके सामने प्रकाश का एक सघन गोला प्रकट हुआ। तीव्र पवित्र आभा से युक्त यह एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। 5 कंकाल योद्धा पल भर में ही उड़ गए। लिन मोयू को यह महसूस हुआ कि कंकाल योद्धाओं को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। पवित्र प्रकाश की शक्ति और कंकालों की अमर शक्ति परस्पर एक दूसरे को नियंत्रित कर रही थी। किसने किसको रोका, ये दोनों पक्षों की शक्ति और विशेषताओं की ताकत पर निर्भर करता था। कंकाल योद्धाओं की क्षमता सु शेंग की क्षमताओं से कहीं अधिक थी। सु शेंग के कौशल से कंकाल योद्धाओं को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका। इस कौशल के जबरन पीछे धकेलने वाले प्रभाव ने, जो एक नियंत्रण कौशल के समान था, कंकाल योद्धाओं को दूर फेंक दिया। सु शेंग का अहंकार अभी भी बरकरार था। उसकी नजरों में पवित्र प्रकाश अंधकार को रोक सकता था।
मृत राक्षसों को पवित्र प्रकाश में शुद्ध करके नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन गिरने के तुरंत बाद ही कंकाल योद्धा झट से फिर उठ खड़े हुए। उनके शरीर की हर हड्डी सही सलामत थी, बिल्कुल भी घायल नहीं थी। ऐसा हो ही नहीं सकता। सु शेंग को यकीन नहीं हो रहा था। जब वह दोबारा हमला करने ही वाला था, एक जोरदार धमाके के साथ ऊपर से बिजली की दो चमक गिरी। सु शेंग का शरीर कांप उठा, उसकी कुशलता तुरंत बाधित हो गई। अखाड़े को ढकने वाली सफेद रोशनी गायब हो गई। लोग अखाड़े में हो रही गतिविधियों को देख सकते थे। सु शेंग सिगरेट पी रहा था और उसके बाल खड़े हो गए थे। अरे, अभी तक बाहर नहीं हुए। लिन मोयू भी थोड़ी हैरान थी। महान करियर धारक वास्तव में महान थे। उनके गुण साधारण करियर धारकों से कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। एक जादूगर की कमजोर शारीरिक बनावट के बावजूद वह कंकाल जादूगरों के दो हमलों को बिना मारे गए झेल सकता था। सु शेंग अब बेहद दयनीय दिख रहा था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बिजली के जादुई हमलों को सहन करना सुखद नहीं था। उसने दांत पीसकर एक और कौशल का प्रयोग किया। उसके चारों ओर एक शुद्ध सफेद जादुई कवच प्रकट हो गया। कौशल, पवित्र प्रकाश ढाल। यह पहली बार था जब उसने किसी रक्षात्मक कौशल का प्रयोग किया था। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने कम आंका था। उसके बोलने से पहले ही कंकाल योद्धा उसकी ओर दौड़ पड़े। उनकी तलवारें कौशल और शक्ति से भरपूर थीं। अमर शक्ति और पवित्र प्रकाश शक्ति परस्पर एक दूसरे को नियंत्रित करती थी। जब कंकाल योद्धाओं ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया, तो उन्होंने पवित्र प्रकाश ढाल को आसानी से भेद दिया। जैसे ही तलवारें गिरने ही वाली थी, सु शेंग के हाथ में एक शुद्ध सफेद प्रकाश का छल्ला फट पड़ा। कंकाल योद्धाओं को एक बार फिर उड़ा दिया गया। कौशल, पवित्र प्रकाश की अंगूठी। इसमें एक नॉकबैक प्रभाव भी था, जो जादूगर के रिपेलिंग फायर रिंग के समान था। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने कम आंका था। धमाका, धमाका। उस पर बिजली के दो और झटके लगे। सु शेंग अभी भी अपना वाक्य पूरा नहीं कर सका। कंकाल जादूगरों के हमलों से एक बार फिर आहत होकर सु शेंग इस बार उनका सामना नहीं कर सका। वह अखाड़े के बाहर प्रकट हुआ। प्रतियोगिता से बाहर हो जाने के बाद भी सु शेंग के चेहरे से अहंकार का भाव कभी नहीं गया। लेकिन अब अविश्वास भी था। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वे प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। लिन मोयू ने अपना सिर हल्के से हिलाया। उसे एक कहावत याद आई जो उसने पहले कभी सुनी थी। खलनायक अक्सर ज्यादा बोलने से ही मर जाते हैं। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 183। अध्याय 183। 183। अध्याय 183। पार्षद जू वेई, शैतान पूजा समाज। मैदान के नीचे सु शेंग ने लिन मोयू को घूर कर देखा। आखिर क्यों उसने उसे अपनी बात पूरी क्यों नहीं करने दी? वह जीत गया। लिन मोयू जीत गया। वो ऐसे ही जीत गया। लिन मोयू के खिलाफ सु शेंग के हमले बेअसर साबित हुए। लिन मोयू ने सु शेंग के हमलों का मुकाबला कैसे किया? सु शेंग के हमले वास्तव में क्या थे? एक महान करियर, होली लाइट मेज, फिर भी लिन मोयू के हाथों खो गया। लोग लिन मोयू की ताकत देखकर आश्चर्यचकित रह गए। साथ ही उन्हें यह भी समझ नहीं आया कि सु शेंग की असली प्रतिभा क्या थी। प्रतियोगिता की शुरुआत से ही अजेय रही वह कुशलता लिन मोयू के खिलाफ क्यों विफल रही? सु शेंग ने कुछ देर तक लिन मोयू को देखा। अंत में उन्होंने गंभीरता से कहा, इस बार तुम जीत गए। जब हम दोनों अपने करियर में उच्च स्तर के खिलाड़ी बन जाएंगे, तब हम दोबारा मुकाबला करेंगे। तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं वास्तव में कितना ताकतवर हूं। इतना कहकर वह पीछे मुड़े बिना चला गया। हालांकि वह हार गया, लेकिन उसका अहंकार बरकरार रहा। लिन मोयू को लगा कि इस व्यक्ति के दिमाग में वाकई कुछ समस्याएं हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी ही दुनिया में फंसा हुआ है। मैच समाप्त हुआ और वह संरचना गायब हो गई। निंग याई अखाड़े में कूद पड़ी और लिन मोयू को गले लगाते हुए खुशी से चिल्लाई, हम जीत गए। लिन मोयू ने उसे वापस गले लगाया और उसके सिर पर थपथपाया। जीत तो पहले से ही तय थी। प्रतियोगिता की शुरुआत से ही लिन मोयू ने कहा था कि चैंपियनशिप निश्चित रूप से उनकी ही होगी। उनमें वह आत्मविश्वास था। चैंपियनशिप जीतने के बाद भी लिन मोयू के मूड में मामूली उतार चढ़ाव ही आया। उसकी नजर हवा में तैरते पुरस्कारों पर पड़ी। शाइनिंग जूनियर स्किल स्क्रॉल उसके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में बहुत दूर। निंग ताइरान ने यह दृश्य देखा और गुस्से से भड़क उठा, बदमाश यही को छोड़ दो। बाय युवान हंसते हुए बोली, बूढ़े निंग, ध्यान से देखो।
लिन मोयू को सबसे पहले तुम्हारी पोती ने गले लगाया था। अगर किसी को छोड़ना ही है तो वो तुम्हारी पोती ही है। निंग ताइरान ने चिढ़कर कहा, बदमाश, अगर तुमने यी को धमकाने की हिम्मत की तो तुम्हें देर सवेर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बाय युवान ने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा, चिंता मत करो, मेरा मोयू किसी को परेशान नहीं करेगा। बाय युवान अब मेरी मोयू कहकर उसे प्यार से पुकारने लगी। निंग ताइरान चुप हो गया। जिस प्यारी पोती को उसने इतनी मेहनत से पाला पोसा था, वह पल भर में उससे छीन ली गई। जूनियर वर्ग के तीनों समूहों के परिणाम शीघ्र ही निर्धारित कर लिए गए। समर कैपिटल यूनिवर्सिटी ने डिवाइन समर एम्पायर के शीर्ष विश्वविद्यालय के रूप में अपने नाम को सही साबित किया। विश्व स्तर पर भी यह एक शीर्ष स्तरीय संस्थान था। झेंडुन विश्वविद्यालय द्वारा जीते गए लेवल 10-19 ग्रुप चैंपियन को छोड़कर लेवल 20 और 30 ग्रुप चैंपियन दोनों समर कैपिटल यूनिवर्सिटी के खाते में गए। लेवल 20 ग्रुप चैंपियनशिप का खिताब लिन मोयू की टीम ने जीता। लेवल 30 ग्रुप चैंपियनशिप का खिताब समर कैपिटल यूनिवर्सिटी की आधिकारिक टीम ने जीता। कुल मिलाकर डिवाइन समर एम्पायर ने करियर होल्डर टूर्नामेंट में लेवल 40 से नीचे के तीनों समूहों के लिए सभी चैंपियनशिप जीत ली। इससे ये भी साबित हुआ कि डिवाइन समर एम्पायर वास्तव में दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। वे छोटे देश और गुट दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थे। पिछले करियर होल्डर टूर्नामेंटों में इस तरह की घटनाएं समय समय पर होती रहती थीं। एक समय तो डिवाइन समर एम्पायर ने व्यक्तिगत प्रतियोगिता चैंपियनों सहित सभी समूह चैंपियनशिप में जीत हासिल कर ली थी। इसलिए इस बात से पूरी दुनिया हैरान नहीं हुई। इसके बाद पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। एक शक्तिशाली करियर धारक हवा में प्रकट हुआ। उससे एक भयावह आभा निकल रही थी। उसकी स्वाभाविक आभा से ही सांस लेना मुश्किल हो रहा था। इस व्यक्ति का स्तर कम से कम 80 होना चाहिए। कितनी भयावह आभा! लेवल 80 से ऊपर का शीर्ष स्तरीय करियर धारक। आमतौर पर ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बहुत ही अद्भुत। काश मैं भी उस स्तर तक पहुंच पाती। सपने देखते रहो, पहले अपने दूसरे बदलाव पर ध्यान केंद्रित करो। लेवल 40 से नीचे के करियर धारकों को जूनियर करियर धारक कहा जाता था। जिन लोगों का स्तर 40 से 69 के बीच था और जिन्होंने दूसरा संक्रमण काल पूरा कर लिया था, उन्हें वरिष्ठ या उच्च स्तरीय करियर धारक कहा जाता था। इस स्तर के पेशेवर ही मुख्यधारा थे। अंत में स्तर 70 से ऊपर के वे लोग जिन्होंने तीसरा संक्रमण पूरा कर लिया था, उन्हें शीर्ष स्तरीय करियर धारक कहा गया। 70वें स्तर से ऊपर के शीर्ष स्तरीय करियर धारक दुर्लभ थे। शायद 100 करियर धारकों में से एक भी ऐसा न हो। इसके अलावा लेवल 70 के बाद प्रत्येक लेवल बढ़ने पर एट्रीब्यूट में भारी वृद्धि होती थी। इस प्रकार वे और अधिक विभाजित हो गए। 70 से 79 स्तरों को शीर्ष स्तरीय करियर धारक कहा जाता था। 80 से 89 स्तरों को शीर्ष करियर धारक कहा जाता था। एक बार 90वें स्तर पर पहुंचने के बाद उन्हें ईश्वर स्तरीय करियर धारक कहा जा सकता है। ईश्वर तुल्य करियर वाले लोग अत्यंत दुर्लभ थे। यहां तक कि शक्तिशाली डिवाइन समर एम्पायर के पास भी बहुत कम थे। पिरामिड की तरह जितना ऊंचा स्तर होगा, संख्या उतनी ही कम होगी। ऐसी आकृतियां तेज चाकुओं की तरह थीं, जो रसातल के राक्षसों के दिलों में चुभती थीं और मानवता के लिए आकाश को थामे रहती थीं। बाय युवान, निंग ताइरान और मेंग अनवेन जैसे लोग सभी देवदेवता स्तर के करियर धारक थे। वे दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य और संपूर्ण मानवता के स्तंभ थे। ऐसे आंकड़े बहुत कम ही देखने को मिलते थे। आम लोग उन्हें केवल अभिलेखों या पाठ्य पुस्तकों में ही देख सकते थे। उनसे पहले 80वें स्तर से ऊपर का ये शीर्ष करियर धारक पहले से ही एक उच्च स्तरीय व्यक्ति था। उसे देखकर सु शेन को भी अपना अहंकार त्यागना पड़ा। अपने शानदार करियर के बावजूद वह लेवल 80 तक पहुंचने की गारंटी नहीं दे सकता था। बाद के चरणों में लेवल बढ़ाना बहुत मुश्किल था। कई दिग्गज करियर धारकों को अपने तीसरे परिवर्तन के बाद संघर्ष करना पड़ा। हर कदम आगे बढ़ाने के लिए भारी बलिदानों की आवश्यकता थी। 80 से अधिक स्तर के करियर धारक द्वारा पुरस्कार प्रदान करना अपने आप में एक बड़ा सम्मान था। उनकी आभा धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उनकी गंभीर निगाहें तीनों विजेता टीमों पर घूम गईं। आप सभी बहुत बढ़िया हैं। आपका भविष्य उज्जवल है। लिन मोयू और निंग याई को छोड़कर बाकी सभी लोग खुश नजर आए। इतने बड़े व्यक्ति से प्रशंसा पाकर वे खुश क्यों नहीं होंगे। लिन मोयू हमेशा की तरह शांत रहा। वह बाय युवान और मेंग अनवेन जैसे उच्च कोटि के करियर धारकों से निपटने का आदी था।
अब शीर्ष करियर धारक होना कोई खास बात नहीं थी। जहां तक निंग यी की बात है, उनके दादाजी भी एक उच्च पदस्थ व्यक्ति थे। उसे भी कुछ खास महसूस नहीं हुआ। मेरा नाम जू वेई है, मैं साम्राज्य से हूँ। आप मुझे बूढ़ा जू कह सकते हैं। भविष्य में अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। जू वेई ने धीरे से कहा। हाथ के इशारे से हवा में तैरते हुए चैंपियन पुरस्कारों के तीनों सेट नीचे आ गिरे। लिन मोयू को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जरूरत पड़ने पर उसे ढूंढने के लिए कहना, क्या ये भर्ती प्रक्रिया थी? निंग येई ने फुसफुसाते हुए कहा, यह थोड़ा अजीब लगता है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी, लेकिन वह ये नहीं बता पा रही थी कि क्या। लिन मोयू को भी ऐसा ही महसूस हुआ, उसे कुछ अजीब सा आभास हुआ। जू वेई का नाम सुनते ही कुछ लोगों ने तुरंत उसकी पहचान का अनुमान लगा लिया। जू वेई दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य के 12 पार्षदों में से एक वास्तव में उच्च स्तरीय व्यक्ति थे जो शाही निर्णयों को प्रभावित कर सकते थे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह जाना पहचाना लग रहा था। तो ये पार्षद जू वेई हैं। काउंसिलमैन जू वेई साम्राज्य के 12 काउंसिलमैनों में से एक हैं, एक सचमुच के बड़े आदमी। क्या वह श्वेत देवता से अधिक शक्तिशाली है? यह अलग है। श्वेत ईश्वर एक ईश्वर स्तरीय पदाधारक है, साम्राज्य का एक स्तंभ है। जू वेई बहुत बलवान और शक्तिशाली थे और उनके पास बहुत अधिकार था। लेकिन श्वेत देवता की तुलना में वह अभी भी थोड़ा हीन था। फिर भी वह दूसरों से काफी आगे था। तीनों विजेता टीमों को स्वतः ही 3 विजेता पुरस्कार मिल गए। जू वेई ने स्वयं उन्हें पुरस्कार सौंपे। उसने सोने के सिक्कों से भरा डिब्बा, रहस्यमय औषधि और चमकती हुई कौशल की पांडुलिपि लिन मोयू को देते हुए कहा, युवक, यदि तुम्हें कोई कठिनाई हो तो तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो। लिन मोयू के जवाब देने से पहले ही जू वेई ने निंग येई से कहा, बुजुर्ग निंग को मेरा प्रणाम कहना। समय मिलने पर मैं आपसे मिलने आऊंगा। निंग येई ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। डुआनगाओ ने धीरे से पूछा, येई, क्या आप काउंसिलमैन जू को जानते हैं? निंग येई ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं नहीं करती। तो क्यों? निंग येई ने कहा, शायद वह मुझे जानता हो। डुआनगाओ और भी कुछ पूछने ही वाला था, लेकिन मियाओ यू ने उसे रोक लिया और इशारा किया कि वह और कुछ न पूछे। वे सभी जानते थे कि निंग येई एक असाधारण पृष्ठभूमि से आती है। उसके परिवार के बड़े बुजुर्गों का जू वेई को जानना कोई असंभव बात नहीं थी। पुरस्कार बांटने के बाद जू वेई ने जोर से घोषणा की। लेवल 40 से नीचे के लिए टीम प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई है। व्यक्तिगत प्रतियोगिता कल यहां आयोजित की जाएगी। प्रतिभागी कृपया तैयारी करें। मैं सभी प्रतिभागियों के अच्छे परिणामों की कामना करता हूं। बोलने के बाद जू वेई उड़कर चली गई। पलक झपकते ही वह सबकी नजरों से ओझल हो गया। करियर होल्डर टूर्नामेंट की शुरुआत के बाद से डिवाइन समर एम्पायर ने कोई भव्य समारोह आयोजित नहीं किया था। पुरस्कार वितरण समारोह भी इतना सरल और अनौपचारिक था। अगर कुछ था तो वह ये कि यह पेशेवर लोगों की सीधी सादी शैली के अनुरूप था। घुमा फिराकर बात करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे मुद्दे पर आओ। केवल शक्ति ही वास्तविक थी, बाकी सब कुछ कमजोरी थी। लिन मोयू ने अपने सामने रखे डिब्बे, औषधि और स्क्रॉल को देखा और डिब्बा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां डिब्बे को छुई, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई अलौकिक शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई हो। उसने ध्यान केंद्रित किया और सावधानीपूर्वक जांच की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ये सोचकर कि उसने इसे केवल कल्पना किया था, उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लिन मोयू ने बक्सा एक तरफ रख दिया। 50 मिलियन सोने के सिक्के, जो बाद में सभी में बांट दिए जाएंगे। 10 लाख रुपए प्रत्येक के लिए उसके लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन जियांग ताताओ और अन्य लोगों के लिए यह एक अच्छी खासी रकम थी। डुआनगाओ के मुंह में पहले से ही लार टपक रही थी, वह पैसे के बंटवारे के लिए बेताब था। इसके बाद लिन मोयू ने डिक्टेशन का उपयोग करते हुए उस रहस्यमय औषधि को ग्रहण किया। जूनियर मिस्टीरियस पोशन, सभी गुणों में स्थायी रूप से जोड़ 200 की वृद्धि। केवल पहले उपयोग पर प्रभावी। सभी विशेषताओं में स्थायी रूप से जोड़ 200 की वृद्धि। हालांकि खेल के अंतिम चरण में 200 कोई बड़ी बात नहीं थी, बस ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर थी। शुरुआती चरणों में यह एक बहुत अच्छा प्रोत्साहन था, जो स्वर्ण पदक के बराबर था। जूनियर रहस्यमयी औषधियां अनमोल थीं, जिन्हें पैसे से भी खरीदना असंभव था।
एक बार किसी ने इसे खरीदने के लिए 100 मिलियन सोने के सिक्के देने की पेशकश की थी, लेकिन वह इसे हासिल नहीं कर सका। इसकी एकमात्र कमी ये थी कि इसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था। गुणों को स्थायी रूप से फिर से बढ़ाने के लिए भविष्य में मध्यवर्ती या उन्नत रहस्यमय औषधियों का उपयोग करना होगा। लिन मोयू ने औषधि को निंगयी की ओर उछालते हुए कहा, इसे पी लो। उसने उसी समय चमकती हुई कौशल की पांडुलिपि को एक तरफ रख दिया। श्वेत देवता के प्रांगण में जब लिन मोयू ने डिब्बे को छुआ तो मेंग अनवेन ने कहा, मछली ने चारा ले लिया है। बाय युवान ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, ये कौन है? मेंग अनवेन ने गंभीरता से कहा, जू वेई। हालांकि मैं अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकती, लेकिन इसकी 80-90% संभावना है। मैं थोड़ा और देखूंगी और जल्द ही पुष्टि कर दूंगी। निंग ताइरान ने धीरे से कहा, ये वास्तव में वही है। ध्यान से देखो, कोई गलती मत करना। अगर वाकई यह वही है तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शैतान पूजा करने वाली संस्था इतनी घुसपैठ कर चुकी होगी। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 184 अध्याय 184 184 अध्याय 184 बहन भी चारा है, शैतान की पूजा करने वाले समाज को बाहर निकालने के लिए। दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य के 12 पार्षदों में से एक होने के नाते जू वेई का पद काफी ऊंचा था। उन्हें श्वेत देवता जैसी हस्तियों के बाद दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है। अगर उसमें घुसपैठ हो गई होती तो यह न केवल डिवाइन समर एम्पायर के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती। यदि दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य के शीर्ष स्तर तक भी घुसपैठ हो गई थी तो कोई कल्पना कर सकता है कि छोटे देशों और गुटों के नेतृत्व का क्या हाल होगा। मेंग अनवेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ नहीं कहा। वह लगातार अवलोकन करता रहा। यह कोई मामूली बात नहीं थी। उसे भी सावधानीपूर्वक जांच करनी पड़ी। टीम प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद लिन मुयू और निंग यी उच्च स्तरीय अखाड़े में गईं। उच्च स्तरीय प्रतियोगिता भी समाप्त हो चुकी थी। पुरस्कार वितरित किए जा रहे थे। पार्षद जू वेई अभी भी पुरस्कार प्रदान कर रहे थे। लिन मोहन की टीम ने लेवल 40 ग्रुप में पहला स्थान हासिल किया था। करियर होल्डर टूर्नामेंट के इतिहास में क्रिएशन गॉड एकेडमी की भागीदारी वाले किसी भी समूह ने हमेशा बिना किसी अपवाद के पहला स्थान प्राप्त किया है। समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में 3 शीर्ष अकादमियां थी, क्रिएशन गॉड, क्रिएशन वर्ल्ड और फीनिक्स एम्परर। सृष्टिकर्ता ईश्वर का स्थान सर्वोपरि रहा है। उच्च स्तरीय प्रतियोगिता में भी 3 समूह थे, जिनमें वही 3 विजेता पुरस्कार थे। 500 मिलियन सोने के सिक्के, एक शाइनिंग इंटरमीडिएट स्किल स्क्रॉल और एक इंटरमीडिएट मिस्टीरियस पोशन। मध्यवर्ती रहस्यमय औषधि ने सभी गुणों को स्थायी रूप से 2000 तक बढ़ा दिया। यह मूलभूत विशेषताओं में वृद्धि थी, जो कि 40 से अधिक स्तर के करियर धारकों के लिए कोई छोटी राशि नहीं थी। लिन मोहन को चैंपियनशिप जीतते देख लिन मुयू बहुत खुश थी। लेकिन जब उसने सोने के सिक्कों से भरा बक्सा देखा तो वह बेचैनी की भावना फिर से जाग उठी। उसे डिब्बे पर कुछ बुरा होने का आभास हुआ। ये अपनी कुशलता का उपयोग करके सोने के सिक्कों वाले बक्से का निरीक्षण करो। निंग यी ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और अपनी क्षमता को सक्रिय कर दिया। कौशल छाया दृष्टि। निंग यी की आंखों में दुनिया पल भर में बदल गई। रंगों से भरी दुनिया काली और सफेद हो गई। सबसे गहरे स्थानों में छिपी चीजें भी निंग यी की नजरों से नहीं बच सकी। अगर वह चाहती तो डिब्बे के अंदर रखे सोने के सिक्के भी उसे साफ साफ दिखाई दे सकते थे। शैडो विजन के तहत निंग यी को पता चला कि कुछ गड़बड़ है। सचमुच कोई समस्या है। मुझे सोने के सिक्कों के डिब्बे के अंदर एक काला धुंध दिखाई दे रहा है। ये कुछ हद तक रसातल के राक्षसों की आभा जैसा है, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है। निंग यी पूरी तरह से निश्चित नहीं थी। वह पहले भी रसातल के राक्षसों का सामना कर चुकी थी और उसे लगा कि यह कुछ हद तक वैसा ही है। लिन मोयू को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई थी, क्योंकि वह पहले भी रसातल के राक्षसों का सामना कर चुका था। अब जब निंग यी ने इसका जिक्र किया तो वह पूरी तरह से आश्वस्त हो गया। इसी क्षण लिन मोहन ने सोने के सिक्कों से भरे डिब्बे को छुआ। निंग यी ने धीरे से कहा, वह काला कोहरा बहन हान की कलाई पर चला गया है। निंग यी ने घबराकर लिन मोयू की ओर देखा, फिर धीरे से बोली, मोयू, यह तुम्हारी कलाई पर भी है। ओह, यह मेरे हाथ पर भी है।
काली धुंध उस डिब्बे के माध्यम से लिन मोहन के शरीर में प्रवेश कर गई, फिर बिखर गई और चैंपियन टीम के प्रत्येक सदस्य के हाथों में पहुंच गई। वहां काली धुंध सुप्त अवस्था में पड़ी थी, गतिहीन, पूरी तरह से अदृश्य। स्पष्टतः ये काला कोहरा अत्यंत असामान्य था। निंग येई ने आगे कहा, बहन हान ने काली धुंध को देखा, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो तो हल्की सी मुस्कुराई भी। छाया दृष्टि के तहत लिन मोहन की छोटी से छोटी प्रतिक्रिया भी निंग येई की निगाहों से नहीं बच पाती थी। लिन मोयू के मन में एक और विचार आया, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी बहन भी चारा हो? उसे याद आया कि बाय युवान ने उससे क्या कहा था, कि वह अकेला चारा नहीं था। अब इसके बारे में सोचने पर यह बहुत संभव लगता है। अन्यथा लिन मोहन की प्रतिक्रिया को समझाया नहीं जा सकता था। लिन मोयू ने ध्यानपूर्वक याद किया कि बाय युवान ने उस समय उसे क्या बताया था। उसे चारा बनकर काम करना था और मनुष्यों के बीच छिपे दुश्मनों को बाहर निकालने के लिए असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करना था। मनुष्यों के बीच चूहों का एक समूह छिपा हुआ था। उन्होंने खुद को शैतान पूजा समाज कहा। समाज में हर कोई रसातल के दानव राजाओं की पूजा करता था और मानव जगत पर आक्रमण करने में उनकी मदद करना चाहता था। किसी को नहीं पता था कि वे ऐसा क्यों करते थे, लेकिन वे ऐसा ही करते थे। मानव इतिहास की कई त्रासदी उन्हीं के कारण घटी थी। 2 साल पहले उन्होंने डिवाइन समर एम्पायर में कई प्रतिभाशाली लोगों की हत्या कर दी थी। उस समय बाय युवान ने हस्तक्षेप किया था और कुछ लोगों को मार डाला था, लेकिन वे तो बस मामूली अपराधी थे। इस बार बाय युवान बड़ी मछलियों को आकर्षित करने के लिए लिन मोयू को चारे के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। उन्हें लिन मोयू से असाधारण ताकत और प्रतिभा का प्रदर्शन करने की आवश्यकता थी, लेकिन अपनी पूरी शक्ति का खुलासा करने की नहीं। इस संतुलन को समझना कठिन था। इस प्रकार लिन मोयू धीरे धीरे अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। हर बार थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन फिर भी उसका कुछ हिस्सा छिपा हुआ। सामने आए हिस्से ने ही विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी था। बाय युवान ने यह भी कहा था कि चारा सिर्फ वह नहीं, बल्कि अन्य लोग भी थे। अब ऐसा लग रहा था कि लिन मोहन ही चारा बनने वालों में से एक था। चारा बनने के दौरान लिन मोयू ने खुद पर आने वाले खतरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लेकिन लिन मोहन को मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने से उसे उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगी। लिन मोयू के झिझकते चेहरे को देखकर निंग येई ने कहा, चिंता मत करो, बहन हान इतनी शक्तिशाली हैं, वह ठीक रहेंगी। मध्यम स्तर के दिग्गज खिलाड़ी का करियर सू शिंग और झोउ लेशिंग जैसे खिलाड़ियों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होता है। उसे मारना आसान नहीं होगा। निंग येई की बातें सुनकर लिन मोयू थोड़ा शांत हुआ और उसकी तनावग्रस्त नसें धीरे धीरे शांत होने लगी। अगर इस बारे में सोचा जाए तो बाय युवान ने निश्चित रूप से सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर विचार किया होगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आधी रात के सन्नाटे में पूरा नानहोंग शहर अभी भी जगमगा रहा था। करियर धारकों की प्रतियोगिता वाले आवासीय क्षेत्र में सन्नाटा छा गया था। नौकरी पेशा लोग ध्यान कर रहे थे या सो रहे थे। कल व्यक्तिगत प्रतियोगिता थी। कई पंजीकृत प्रतिभागी बड़े आयोजन की तैयारी में आराम कर रहे थे। व्यक्तिगत प्रतियोगिता के नियम अभी तक अज्ञात थे, जिनकी घोषणा कल की जाएगी। प्रतियोगिता का प्रारूप हर साल बदलता रहता था, जिसका अनुमान लगाना असंभव था। अचानक शहर की सारी बत्तियां एक साथ एक सेकंड के लिए टिमटिमा उठी। लहरों की आवाज अचानक तेज हो गई। फिर तेज हवाएं चलने लगी, जिससे सैकड़ों मीटर ऊंची लहरें उठने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर पानी में डूब जाएगा। करियर होल्डर टूर्नामेंट के लिए डिवाइन समर एम्पायर ने पहाड़ों को हिलाकर और समुद्र को भरकर तटरेखा को 1000 मीटर तक बढ़ा दिया था। प्रतियोगिता का मूल स्थल खुला समुद्र था। अब आयोजन स्थल को एक लाइट स्क्रीन से ढक दिया गया था और कल की व्यक्तिगत प्रतियोगिता की तैयारी के लिए आंतरिक नवीनीकरण का काम चल रहा था। लहरों के प्रभाव से प्रकाश की स्क्रीन बुरी तरह हिल गई। ऊपरी और निचले स्तर के स्टेडियमों के ऊपर लगे विशाल प्रकाश के पर्दे एक साथ तेज रोशनी से जगमगा उठे, जिससे नानहोंग शहर का आधा हिस्सा रोशन हो गया। रात के समय नानहोंग शहर अचानक जागृत हुए एक विशालकाय जीव की तरह लग रहा था, जिसकी रोशनी चकाचौंध कर रही थी। इस समय आकाश काले बादलों से ढका हुआ था। सैकड़ों बिजली की कड़क गिरी। पलक झपकते ही पूरा नानहोंग शहर बिजली की चपेट में आ गया। ये बिजली के झटके लक्ष्यहीन नहीं थे। हर एक झटका टेलीपोर्टेशन एरे को निशाना बना रहा था। पलक झपकते ही नानहोंग शहर के सभी टेलीपोर्टेशन सिस्टम नष्ट हो गए।
यहां तक कि सबसे गहरे छिपे हुए एरे भी बच नहीं पाए। बिजली गिरने के बाद एक विशाल अवरोध गिर पड़ा, जो उल्टे कटोरे की तरह नानहोंग शहर को ढक लिया। नानहोंग शहर का अधिकांश भाग, जिसमें करियर होल्डर टूर्नामेंट का आयोजन स्थल और आवासीय क्षेत्र शामिल थे, इसके भीतर घिरा हुआ था। यह अवरोध समुद्र में 10 किलोमीटर तक फैला हुआ था, जो समुद्र के एक बड़े क्षेत्र को कवर करता था। पूरी प्रक्रिया में 1 सेकंड से भी कम समय लगा। जब तक पेशेवर लोगों ने प्रतिक्रिया दी, तब तक बाधा पूरी तरह से बन चुकी थी। अब नानहोंग शहर का अधिकांश हिस्सा एक बर्तन में फंसी मछली की तरह था, जिसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 185। अध्याय 185। 185। अध्याय 185। अवरोधक आवरण, शैतान पूजा समाज के हमले। लिन मोयू ने अचानक प्रकट हुई बाधा की ओर देखा, उसका हृदय अविचलित रहा। डेविल वर्शिप सोसाइटी ने जब भी कार्रवाई की, वह अपेक्षाओं के अनुरूप ही थी। बाय युवान की बातों से उससे पता चल गया था कि वे या तो बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं करेंगे, या निश्चित रूप से करियर होल्डर टूर्नामेंट समाप्त होने से पहले कार्रवाई करेंगे। अन्यथा, एक बार टूर्नामेंट समाप्त हो जाने और करियर धारकों के नानहोंग शहर छोड़कर देश भर में बिखर जाने के बाद उन्हें फिर से ढूंढना मुश्किल होगा। अब वे नानहोंग शहर में थे। नानहोंग शहर में वे दिग्गज करियर धारक थे जिनका विकास अभी पूरी तरह से नहीं हुआ था। विजेता टीमें नानहोंग शहर में थीं। वे एक ही जाल में फंस सकते हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो ये दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य और पूरी मानवता दोनों के लिए एक गंभीर आघात होगा। ये किसी शहर को नष्ट करने से कहीं अधिक विनाशकारी होगा। किसी भी संख्या में साधारण पेशेवर व्यक्तियों को मारना, एक महान पेशेवर व्यक्ति को मारने के बराबर नहीं हो सकता। यदि यह योजना सफल रही, तो कम से कम कई दिग्गज खिलाड़ियों की जान जा सकती है। उन्हें बड़े होने से पहले ही पालने में गला घोंटकर मार देना सबसे अच्छा विकल्प था। पाताल लोक में रहने वाले दानव राजा नहीं चाहते थे कि मानवता श्वेत देवता जैसे और अधिक विशेषज्ञ पैदा करे। क्या चल रहा है? क्या हुआ? क्या ये कोई बाधा है? हे भगवान, कितनी बड़ी बाधा है! क्या किसी दैवीय पदस्थ व्यक्ति ने इसमें हस्तक्षेप किया है? वे आखिर करने की कोशिश क्या कर रहे हैं? पहले शांत रहने वाला यह आवासीय क्षेत्र अब चहल पहल से भर गया। पेशेवर कर्मचारियों को कुछ असामान्य महसूस हुआ और वे एक एक करके बाहर आने लगे। निंग याई दौड़कर अपने कमरे से लिन मोयू के पास पहुंची और बोली, क्या उन्होंने अपना कदम उठा लिया है? लिन मोयू ने हल्के से सिर हिलाया, मुझे इतनी जल्दी इसकी उम्मीद नहीं थी। जब वह बोल रहा था, तब तक उसने खुद और निंग याई को बोन आर्मर पहना दिया था। दरवाजा खुला और जियांग ताताओ, डुआनगाओ और मियाओयू तेजी से दौड़कर अंदर आ गए। लिन मोयू ने सबसे पहले उन तीनों को अस्थि कवच पहनाया और कहा, बाद में सावधान रहना। उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लिन मोयू के गंभीर चेहरे को देखकर क्या हो रहा है। लिन मोयू ने धीमी आवाज में कहा, शैतान पूजा समाज। जियांग ताताओ का चेहरा एकदम बदल गया, क्या इस समय ऐसा करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? ये नानहोंग शहर है, जहां करियर होल्डर टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। इन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई अब इस तरह की हरकत करने की? दुआनगाओ और मियाओयू के चेहरे के भाव भी पूरी तरह बदल गए। वे सभी शैतान पूजा समाज के अस्तित्व के बारे में जानते थे। ये शैतान की पूजा करने वाले पागल लोग स्वयं मनुष्य ही थे, फिर भी वे लगातार मानवता को नष्ट करने का प्रयास करते रहे। आसमान में खड़ी उस विशाल बाधा को अविश्वास भरी नजरों से देखते हुए और भी कई पेशेवर कर्मचारी बाहर भागे। सुरक्षा घेरे के भीतर बिजली चमक उठी। दरार, गरज और बिजली चमकी, जिससे नानहोंग शहर में पल भर में रात दिन में बदल गई। सुरक्षा घेरे के भीतर विशालकाय बिजली के सांप रेंग रहे थे और करियर धारकों की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। पद पर आसीन लोगों ने युद्ध की मुद्रा अपनाते हुए चिल्लाहट की। इतनी बड़ी बाधा को स्थापित करने के लिए कम से कम एक शीर्ष स्तरीय बाधा विशेषज्ञ की आवश्यकता थी। इसकी शक्ति बहुत ही भयावह होगी। बिजली के पास आने से पहले ही, जमीन को छूने से पहले ही, आवासीय क्षेत्र की जमीन में दरारें पड़ने लगी। धरती ऐसे कांप उठी मानो प्रलय आ गया हो। बहुत ही भयानक। हे भगवान, हम तो मरने वाले हैं। ये खत्म हो गया है, हम इसे रोक नहीं सकते। हम क्या करें? क्या हम यहीं मर जाएंगे? कई पेशेवर लोगों के मन में निराशा बढ़ने लगी। इतने शक्तिशाली हमले का सामना करना उनकी क्षमता से परे था।
लिन मोयू का चेहरा भी गंभीर था। उसे यकीन नहीं था कि उसका अस्थि कवच इसे रोक पाएगा या नहीं। अचानक करियर धारक के आवासीय क्षेत्र में दो विशाल सुरक्षात्मक गुंबद खड़े हो गए, जिससे बाहर की सारी बिजली रुक गई। उसी समय आवासीय क्षेत्र से तीर के आकार की रोशनी बैरियर की ओर निकली। तीरनुमा रोशनी फट पड़ी, जिससे दीवार बुरी तरह हिल गई। उसी क्षण सारी बिजली गायब हो गई। अवरोधक से भनभनाहट की आवाज आए और भारी मात्रा में काला धुआं बाहर निकला। काले वस्त्र पहने 10 नकाबपोश आकृतियां हवा में प्रकट हुई। वे हवा में खड़े थे, उनकी आभा विशाल थी। काले वस्त्र धारण किए हुए सभी 10 व्यक्ति बिना किसी अपवाद के 17वें स्तर से ऊपर के शीर्ष स्तरीय करियर धारक थे। फिर एक और व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसकी आभा और भी विशाल थी। लिन मोयू की पुतलियों में संकुचन आ गया। हालांकि यह व्यक्ति श्वेत देवता जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी वह कम से कम 80 से अधिक स्तर का एक शीर्ष करियर धारक था। दोपहर में देखे गए पार्षद जू वेई के बराबर। काले वस्त्र धारण किए हुए सभी व्यक्तियों ने विशेष सामग्री से बने मुखौटे पहन रखे थे। निंग येई ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी छाया दृष्टि मुखौटों के पार पीछे के चेहरों को नहीं देख पा रही थी। ये खत्म हो गया है, ये शैतान की पूजा करने वाली संस्था है। ये कैसे संभव है? वे यहाँ कैसे आ सकते हैं? वे सचमुच बहुत साहसी हो गए हैं, दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य में कार्रवाई करने की हिम्मत कर रहे हैं। क्या श्वेत देवता उनका सफाया नहीं कर देंगे? ये तभी संभव है जब श्वेत ईश्वर उन्हें ढूंढ पाए। ये लोग बहुत गहराई में छिपे हुए हैं। कुछ लोगों ने काले वस्त्र धारण किए हुए व्यक्तियों के पहनावे को पहचान लिया। इन काले वस्त्रधारी आकृतियों की आस्तीनों और कॉलर पर विशेष प्रतीक बने हुए थे। ये प्रतीक रसातल दानव राजा के टोटेम थे। दरअसल ये सभी प्रतीक अलग अलग थे, क्योंकि शैतान पूजा समाज का प्रत्येक सदस्य एक अलग दानव राजा की पूजा करता था। लेकिन बिना किसी अपवाद के उन्हें एक नजर में ही शैतान पूजा समाज के प्रतीकों के रूप में पहचाना जा सकता था। एक शीर्ष करियर धारक जिसका स्तर 80 से ऊपर है, और 10 शीर्ष स्तरीय करियर धारक जिनका स्तर 70 से ऊपर है। इस तरह का संयोजन कहीं भी बेहद शक्तिशाली साबित होता था। ये कुछ छोटे गुटों को नष्ट करने के लिए काफी से अधिक था। शैतान की पूजा करने वाले संगठन के नेता ने ठंडी आवाज में कहा, मार डालो। एक शब्द में कहें तो निर्दयी और बेरहम। उसके 9 अधीनस्थ तुरंत नीचे उतर आए। कुछ लोगों ने धनुष निकाले, कुछ ने लाठी निकाली, कुछ ने तलवारें निकाली। उनके शरीर पर बफ से निकलने वाली रोशनी चमक रही थी। उन्होंने एक टीम बनाई जिसमें लेवल 70 जोड़ बैटल किंग सपोर्ट के रूप में बफ प्रदान कर रहा था। 9 लोग 2 आवासीय क्षेत्रों की ओर विभाजित हो गए, 6 उच्च स्तरीय करियर धारक क्षेत्र की ओर, 3 निम्न स्तरीय क्षेत्र की ओर। उनके हमले सफल रहे, और आवासीय क्षेत्रों में बने सुरक्षात्मक गुंबदों ने तेज रोशनी बिखेरकर हमलों को रोक दिया। लेकिन उनके शक्तिशाली हमले के आगे गुंबद ढहने की कगार पर लग रहे थे। स्पष्ट रूप से वे लंबे समय तक टिकने में असमर्थ थे। हालांकि आवासीय क्षेत्रों में रहने वाले पेशेवर लोग भयभीत और सहमे हुए थे, लेकिन उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटा। वे सभी युद्ध की तैयारी में जुट गए। सच्चे करियर धारक ऐसे ही होते हैं, वे कभी जीवन और मृत्यु से नहीं डरते। समुद्र से बड़ी संख्या में रसातल के राक्षस बाहर निकले तो लहरें उग्र हो गईं। असंख्य हजारों, अनगिनत संख्याएं। ये रसातल के राक्षस लंबे समय से समुद्र के नीचे छिपे हुए थे, और अब जाकर सक्रिय हुए हैं। स्पष्टतः शैतान की पूजा करने वाली संस्था ने काफी पहले से तैयारी कर रखी थी। ये रसातल के राक्षस उन राक्षसों से भिन्न थे जिन्हें लिन मोयू ने मौलिक युद्ध क्षेत्र में देखा था। ये राक्षस मूल रूप से समुद्री जीव थे, जो रसातल की शक्ति से भ्रष्ट होकर रसातल के राक्षसों में परिवर्तित हो गए। मारना। हे प्यारे मानव शरीर, मैं आ रहा हूं। इतने दिनों तक छिपे रहने के बाद आखिरकार हम इंसान का मांस खा सकते हैं। पाताल लोक के राक्षसों के साथ साथ बड़ी संख्या में पाताल लोक के दानव भी रक्तपिपासा के उत्साह से दहाड़ते हुए बाहर निकल आए। नानहोंग शहर में अलार्म बजने लगे। बड़ी संख्या में सैन्य सेवा धारक एकत्रित हुए। नानहोंग शहर में अभी भी कई पेशेवर लोग उस अवरोध के भीतर फंसे हुए थे। उन्होंने टीमें बनाई, बफ्स का इस्तेमाल किया और युद्ध की तैयारी की। समुद्र के राक्षस जो तट पर आ गिरे, उन्होंने नानहोंग शहर पर धावा बोल दिया और वहां के पेशेवर सैनिकों से भिड़ गए। लिन मोयू ने अचानक देखा कि उसकी कलाई चमक रही है। ये डिब्बे को पहले छूने से बचा हुआ काला धुआं था।
अब काली धुंध तेजी से चमक उठी, जिससे लिन मोयू भीड़ में स्पष्ट रूप से अलग दिखाई देने लगी। सिर्फ वही नहीं, बल्कि निंग याई, जियांग ताताओ और अन्य लोग भी वैसे ही थे। अब विजेता टीम के सभी सदस्य प्रकाश स्तंभों की तरह चमक रहे थे। इधर आओ, इन्हें मार डालो। पाताल लोक के राक्षसों ने मानो अपने लक्ष्य को ढूंढ लिया था, और उन्होंने हजारों पाताल लोक के राक्षसों को हमला करने का निर्देश दिया। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 186। अध्याय 186। 186। अध्याय 186। दिव्य ग्रीष्मकालीन टॉवर स्वयं प्रकट होता है, व्यक्तिगत मुकाबले शुरू होते हैं। चैंपियन टीमें राक्षसों के प्राथमिक लक्ष्य थीं। हजारों रसातल राक्षसों ने रसातल के विशाल जनसमूहों का नेतृत्व करते हुए आक्रमण किया। यह स्पष्ट नहीं था कि शैतान की पूजा करने वाले समाज ने इतने सारे रसातल के राक्षसों को यहां कैसे लाया था। लेकिन अब यह महत्वपूर्ण नहीं था। आवासीय क्षेत्र का सुरक्षात्मक गुंबद ढहने की कगार पर था, जो किसी भी क्षण चकनाचूर हो सकता था। अगाध खाई के राक्षसों में निम्न स्तर के और उच्च स्तर के दोनों प्रकार के राक्षस मौजूद थे। वे दहाड़ रहे थे और चीख रहे थे, उनके शरीर खून की प्यास से भरे हुए थे। युद्ध की तैयारी। गुंबद टूटने ही वाला है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। एक को मारना फायदेमंद है, दो को मारना लाभप्रद है। अंतिम क्षणों में अनुभवी खिलाड़ियों ने भय और झिझक को त्याग दिया। भले ही वे संख्या में कम थे, फिर भी वे लड़ने से नहीं डरे। हवा में खड़ा शैतान पूजा समाज का सदस्य, जो 80 से अधिक स्तर का शीर्ष करियर धारक है। उसने अपनी निगाहें उच्च स्तरीय प्रतियोगिता वाले आवासीय क्षेत्र की ओर घुमाई, जहां स्थिति कुछ ऐसी ही थी। वहां रसातल के और भी अधिक राक्षस उमड़ रहे थे। साथ ही 70 से अधिक स्तर के साथ शीर्ष स्तरीय करियर धारक एक साथ हमला कर रहे थे, तो ये पूरी तरह से सुरक्षित था। उसकी आंखों में उपहास झलक रहा था। अद्भुत साहस, लेकिन व्यर्थ। तुम्हारा भाग्य पहले से ही तय है। जो लोग बहुत ही असाधारण होते हैं, वे अक्सर लंबे समय तक जीवित नहीं रहते। ऐसा प्रतीत होता था कि वह जो कुछ बुदा रहा था, वह केवल अपने लिए ही कह रहा था। मुझे ऐसा नहीं लगता। कम से कम मैं तो अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। अचानक एक आवाज सुनाई दी। वह आदमी मुड़कर देखने लगा तो सामने बाई यीयुआन खड़ी थी। तो श्वेत भगवान आ गए हैं। बाई यीयुआन ने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आपने मेरे आने का अनुमान लगा लिया था, पार्षद जू वेई। जू वेई का शरीर कांप उठा। उसने हल्की सी आह भरी और अपना मुखौटा हटाकर अपना असली चेहरा प्रकट किया। यह वास्तव में जू वेई ही था। मुझे पता था कि मैं श्वेत देवता से छिप नहीं सकता, जू वेई ने धीरे से कहा। बाई यीयुआन का सामना करते हुए जू वेई ने जरा भी भय नहीं दिखाया, वह स्पष्ट रूप से तैयार था। हाँ, बिना बैकअप प्लान के श्वेत देवता को उकसाने की हिम्मत कौन करेगा। एक चंचल हंसी गूंज उठी। जू वेई के बगल में एक महिला दानव प्रकट हुई। इस राक्षस के नुकीले कान, सुंदर चेहरा और मोहक आकृति थी। उसकी लंबी, नाजुक पूंछ धीरे धीरे उसके पीछे लहरा रही थी। उसका पूरा शरीर एक विचित्र आकर्षण से भरा हुआ था। उसके प्रकट होने के बाद जू वेई की आंखों में कट्टरता झलक रही थी। जू वेई की नजरों में बाई यीयुआन का अब कोई अस्तित्व नहीं था, केवल यह महिला दानव ही मौजूद थी। बाई यीयुआन ने कान खुजाते हुए कहा, तो सुकुबस रानी आ गई है। मैं सोच रही थी कि कौन 83वें लेवल के एपेक्स करियर धारक को दानव का पालतू कुत्ता बना सकता है। अब सोच रही हूं तो लगता है कि यह सिर्फ तुम ही हो सकते हो। सुकुबस रानी ने नखरे से हंसते हुए अपने शरीर को लहराते हुए कहा, काश मैं श्वेत देवता को मोहित कर पाती। बाई यीयुआन ने धीरे से अपनी मुट्ठी भींची, भले ही तुम आ गए हो, तुम्हें यही रहना होगा। मेरे दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य को चुनौती देने की हिम्मत करने के लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। सुकुबस रानी की हंसी और भी मोहक हो गई। श्वेत देवता बहुत आत्मविश्वासी लगते हैं, लेकिन मेरा यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस लोगों को मारने आई हूँ, फिर चली जाऊंगी। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। बाई यीयुआन ने सुकुबस रानी पर अपनी निगाहें जमा ली थीं, और उसे जाने देने का उसका कोई इरादा नहीं था। सुकुबस रानी ने नखरे से हंसते हुए कहा, क्या श्वेत देवता को इतना यकीन है कि वह मुझे यहाँ रख सकते हैं? मेरे शामिल होने से हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। एक और आवाज सुनाई दी जब निंग ताइरान बाई यीयुआन के बगल में प्रकट हुआ। बूम! आग की लपटें भड़क उठी, और आसमान में आग की लपटें उठने लगी। बूढ़े निंग, मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी बनूंगा।
एक गरजती हुई आवाज सुनाई दी। एक दानव अग्नि के सागर से बाहर निकला, उसका शरीर लपटों से घिरा हुआ था। उसकी आंखें विशेष रूप से आग की तरह धधक रही थीं। ज्वाला दानव राजा, निंग ताइरान ने दांत पीसते हुए क्रूरता से कहा। स्पष्टतः उनके बीच पुरानी दुश्मनी थी। सुकुबस रानी ने नखरे से हंसते हुए कहा, आमने सामने, अब यह उचित है। एक जबरदस्त धमाके के साथ मारना। निचले स्तर के अखाड़े के आवासीय क्षेत्र का सुरक्षात्मक गुंबद सबसे पहले चकनाचूर हो गया। असंख्य राक्षस अंदर घुस आए। पद पर आसीन लोगों ने लंबे समय से तैयारी कर रखी थी और वे जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे। दिव्य नेत्र तीरंदाज लियू जियानरेन ने अपना आक्रमण पूरा कर लिया था। एक तीर आकाश की ओर गया और फट गया। कौशल, तीरों की बौछार। पलक झपकते ही अनगिनत तीर बरसने लगे। आसमान में धमाकों की गूंज सुनाई दी और बड़ी संख्या में निम्न स्तर के रसातल राक्षस चीखने लगे। उनमें से बड़ी संख्या में लोग पलक झपकते ही मर गए। रसातल के राक्षसों पर तीर लगने से वे दर्द से चीख उठे, लेकिन वे जानलेवा नुकसान नहीं पहुंचा सके। आखिरकार लियू जियानरेन का स्तर तो केवल 29वां ही था, जबकि रसातल के दानव कम से कम 35वें स्तर के थे, जिनमें से कुछ उच्च स्तरीय दानव 40वें स्तर से ऊपर के थे। अचानक रिहायशी इलाके में शुद्ध सफेद पवित्र प्रकाश का एक धब्बा प्रकट हुआ। पवित्र प्रकाश जादूगर सु शिंग। कौशल, पवित्र प्रकाश। पवित्र प्रकाश ने एक विशाल क्षेत्र को घेर लिया, जिससे आवासीय क्षेत्र का आधा हिस्सा रोशन हो गया। पवित्र प्रकाश के भीतर रसातल के राक्षस चुपचाप मर गए। ऐसा प्रतीत होता था कि रसातल के राक्षसों का सामना उनके सबसे बड़े दुश्मन से हो गया है, क्योंकि उनके शरीर से लगातार काला धुआं निकल रहा था। दिव्य शक्ति से युक्त पवित्र प्रकाश ही वह चीज थी जिससे उन्हें सबसे ज्यादा नफरत थी, उनका स्वाभाविक अभिशाप। एक ही वार में दोनों ने पलक झपकते ही सैकड़ों रसातल राक्षसों को मार डाला। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उच्च स्तरीय राक्षसों और शैतान पूजा समाज के 2 शीर्ष स्तरीय करियर धारकों ने उन्हें निशाना बनाया। वे तेजी से उन दोनों की ओर झपटे। सुकुबस रानी ने नखरे से हंसते हुए कहा, व्यर्थ प्रतिरोध। मृत्यु से पहले का संघर्ष सबसे सुंदर होता है। प्रतिभाशाली लोगों का मांस बेहद स्वादिष्ट होता है। मैं सचमुच उन्हें रसातल में वापस ले जाना चाहता हूं और धीरे धीरे, टुकड़ा टुकड़ा करके, दिन प्रतिदिन उनका स्वाद लेना चाहता हूं। बोलते बोलते उसने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और धीरे धीरे चाटने लगी। बाय युवान को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, ये तो अभी देखना बाकी है। प्रतिभाशाली व्यक्तियों के जीवन का हमेशा कोई न कोई अर्थ होता है। अचानक आकाश और पृथ्वी गरज उठे। बैरियर के बाहर अचानक एक विशाल टावर दिखाई दिया। टावर के नीचे गिरने से वह कथित तौर पर अटूट बाधा कांच की तरह चकनाचूर हो गई। दिव्य ग्रीष्म टावर स्वयं आ गया है। मेंग अनवेन आ गई है। धिक्कार है, हमें धोखा दिया गया। अंत में सुकुबस रानी के चेहरे के भाव बदल गए। दिव्य ग्रीष्म ऋतु के टावर ने पलक झपकते ही बाधा को कुचल दिया और एक पल में ही असीम रूप से विशाल हो गया, जिससे तेज रोशनी निकलने लगी। दिव्य ग्रीष्म ऋतु का टावर सूर्य के समान हो उठा, जिससे पूरा नानहोंग शहर प्रकाशित हो गया। प्रकाश की उपस्थिति में नानहोंग शहर के सभी पाताल लोक के राक्षस और दानव गायब हो गए। व्यक्तिगत प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी पेशेवर प्रतिभागी भी गायब हो गए। पल भर में तबाही की कगार पर खड़ा नानहोंग शहर फिर से सामान्य स्थिति में लौट आया। जैसे ही दिव्य ग्रीष्म टावर ने सभी राक्षसों और कर्मकांड धारकों को अवशोषित करके हटा दिया, बाय युवान ने अचानक गुस्से में दहाड़ मारी। मारना। उसके हाथों में दस्ताने दिखाई दिए। बाय युवान ने एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे अंतरिक्ष में भीषण कंपन हुई और कई लहरें उत्पन्न हुई। बाय युवान का करियर, डिवाइन फिस्ट ओवरलॉर्ड। कौशल, स्वर्ग को हिला देने वाला मुक्का। सुकुबस रानी चीख पड़ी, उसका सामना करने की हिम्मत न करते हुए वह तेजी से पीछे हट गई। निंग ताइरान ने भी उसी समय हमला किया। कौशल, अग्नि ड्रैगन। आग तेजी से निकली और एक विशालकाय अजगर का रूप धारण कर लिया, जो ज्वाला दानव राजा की ओर झपटा। 2 महारथी विशेषज्ञों ने एक ही समय पर हमला किया। जैसे ही उन्होंने कार्रवाई की, नानहोंग शहर के नीचे स्थित एक विशाल टेलीपोर्टेशन सरणी चमक उठी। समर कैपिटल यूनिवर्सिटी का चिन्ह धारण किए हुए दर्जनों करियर धारक उपस्थित हुए। वे सभी 70 से अधिक स्तर के शीर्ष स्तरीय करियर धारक थे, जिनमें से कई 80 से अधिक स्तर के शीर्ष करियर धारक भी थे। उनकी आभा बहुत विशाल थी। नेता ने अपनी तलवार निकाली और वार किया।
तलवार की ऊर्जा ने पल भर में जमीन को चीर दिया और वे आगे बढ़ गए। वे सीधे शैतान पूजा सोसाइटी के सदस्यों की ओर दौड़े। सुकुबस रानी ने यह देखा और जान गई कि उन्हें धोखा दिया गया है। दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य पूरी तरह से तैयार था, अन्यथा दिव्य ग्रीष्म ऋतु का टावर स्वयं कैसे प्रकट हो सकता था? अन्यथा उस अवरोध को इतनी आसानी से कैसे तोड़ा जा सकता था? वे ये लड़ाई हार जाएंगे। पीछे हटो, सुकुबस रानी चिल्लाए। जैसे ही उसने बात की, आकाश से एक धीमी गर्जना सुनाई दी, तुम बच नहीं सकते। उस आवाज को सुनकर सुकुबस रानी का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। ज्वाला दानव राजा निंग ताइरान से लड़ते हुए भय से चीख उठा, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। डिवाइन समर टॉवर के अंदर स्थान को दो भागों में विभाजित किया गया था। एक उच्च स्तरीय करियर धारकों के लिए, दूसरा लिन मोयू जैसे निम्न स्तरीय करियर धारकों के लिए। प्रत्येक भाग को आगे 3 स्वतंत्र क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। पिछले प्रारूप की तरह ही इसे 10 स्तरों में बांटा गया है। व्यक्तिगत प्रतियोगिता अब शुरू होती है। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 187 अध्याय 187 187 अध्याय 187। क्या आप दूसरों को खेलने भी दे रहे हैं? मेन गनवेन की आवाज दिव्य ग्रीष्म टावर में गूंज उठी। लिन मोयू ने अनुमान लगाया था कि बाय युवान और अन्य लोग कार्रवाई करेंगे, इसलिए कुछ भी बुरा नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने पहले कार्रवाई करने में जल्दबाजी नहीं की थी। बाय युवान और अन्य लोगों ने पूरी तैयारी कर ली थी और राक्षसों के उनके जाल में प्रवेश करने का इंतजार कर रहे थे। यह थोड़ा अप्रत्याशित था कि मेंग अनवेन ने रसातल दानव आक्रमण को व्यक्तिगत प्रतियोगिता में बदल दिया था। लेकिन ये बात तर्कसंगत थी। करियर की ताकत चाहे जो भी हो, करियर धारकों को अंततः राक्षसों को मारने के लिए युद्ध के मैदान में जाना ही पड़ता था। करियर धारकों के अस्तित्व का यही उद्देश्य था। इन पदाधारियों से पहले अनगिनत रसातल राक्षस और कई दानव मौजूद थे। वे मानो पिंजरे में फंसे हुए थे, बेतहाशा छटपटा रहे थे और दहाड़ रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। मेन गनवेन की आवाज गूंजती रही। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लेवल 10 की व्यक्तिगत प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 432 करियर धारकों को रसातल के राक्षसों में अपनी संख्या से 10 गुना अधिक राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। केवल राक्षस, कोई दानव नहीं। आकाश में एक विशाल हाथ प्रकट हुआ, जो रसातल में स्थित राक्षसों के झुंड की ओर बढ़ा और लापरवाही से उनमें से कुछ को पकड़ लिया। न बहुत ज्यादा, न बहुत कम, बिल्कुल 4320। इन राक्षसों को कचरे की तरह फेंक दिया गया और उनकी संख्या तेजी से घटने लगी। मूलतः रसातल की शक्ति से भ्रष्ट हुए, वे सभी स्तर 30 से ऊपर थे। अब उन्हें समान रूप से स्तर 20 तक दबा दिया गया था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लेवल 10 करियर धारकों की तुलना में एबिस डेमंस को जोड़ा गया है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इसी पद्धति का पालन करते हुए कुछ एबिस राक्षसों के स्तर को दबा दिया गया, जबकि अन्य के स्तर को जबरन बढ़ा दिया गया। मेन गनवेन के तरीके असाधारण थे। लिन मोयू विस्मय से देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ उनके सहज नियंत्रण में था। क्या ये किसी ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ की शक्ति है? एक दिन मैं भी भगवान के स्तर तक पहुंचूंगा। लिन मोयू को थोड़ी उत्तेजना महसूस हुई। वह ईश्वर स्तर के लिए पूरी तरह से उत्सुक थी। प्रतियोगिता के नियम: रसातल के राक्षस को मारने पर 1 अंक, रसातल के दानव को मारने पर 100 अंक। सबसे पहले जीवित रहो। दूसरे स्थान पर रहने वाला, उच्चतम अंक प्राप्त करने वाला विजेता होगा। नियम सरल और क्रूर थे। बस देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा लोगों को मार सकता है। लीजन मोड सक्रिय करें। सभी लोग लीजन में शामिल हों। एक सेना बनाने का मतलब था कि कौशल के कारण गलती से एक दूसरे पर हमला नहीं होगा। हर कोई बिना किसी रोक टोक के खुलकर लड़ सकता था। सु शेंग की निगाहों में चुनौती थी। लिन मोयू, मैं तुमसे फिर मुकाबला करना चाहता हूं। देखते हैं कौन ज्यादा लोगों को मारता है। सु शेंग को लिन मोयू मिला, जबकि लियू जियानरेन को सु शेंग मिला। सु शेंग, तुम्हारा करियर मुझसे कहीं ऊंचा है, लेकिन युद्ध के मैदान में मैं तुमसे नहीं हारूंगा। सु शेंग ने घमंड से कहा, हारने वाले, तुम युद्ध के मैदान में भी हारोगे। लियू जियानरेन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, ये बात खुद से कहो। तुम भी किसी और के लिए हारे हुए हो। सु शेंग के चेहरे के भाव बदल गए। उसने एक हल्की सी आवाज निकाली और कुछ नहीं कहा।
तैयारी करते समय उसके हाथ में पवित्र प्रकाश टिमटिमा रहा था। लियू जियानरेन का धनुष भी चार्ज होने लगा, वह अपनी कला का प्रयोग करने के लिए तैयार था। 1 मिनट बाद मेंग एनवेन की आवाज फिर सुनाई दी। प्रतियोगिता शुरू। पलक झपकते ही करियर धारकों और रसातल के राक्षसों के बीच का मार्ग खुल गया। बड़ी संख्या में रसातल के राक्षस उन्माद में आकर टूट पड़े। राक्षस भी हवा में उड़ते हुए सबकी ओर झपटने लगे। राक्षस उड़ सकते थे और बेहद फुर्तीले थे। निचले स्तर के सैनिकों के लिए उन्हें मारना मुश्किल था। कौशल, पवित्र प्रकाश। कौशल, तीरों की बौछार। सु शेंग और लियू जियानरेन ने एक साथ हमला किया। जैसे ही तीरों की बारिश हुई, पवित्र प्रकाश ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। सु शेंग जानता था कि उसका हमला 100 से अधिक रसातल राक्षसों को नष्ट कर सकता है। अगर वह ऐसा कुछ और बार कर लेता तो कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। लियू जियानरेन के विपरीत, जिसे प्रत्येक कौशल के लिए ऊर्जा चार्ज करनी पड़ती थी, इसलिए वह कमजोर था। अपनी कला का प्रयोग करने के बाद सु शेंग ने लिन मोयू की ओर एक नजर डाली। यह आदमी कंकालों को क्यों नहीं बुला रहा है? सु शेंग को यह बात अजीब लगी कि लिन मोयू ने एक भी कंकाल को नहीं बुलाया था। क्या वह हार मान रहा था? लियू जियानरेन की तीर तूफान कौशल वाकई प्रभावशाली थी। प्रत्येक तीर जोरदार धमाके के साथ फटता था। रसातल के राक्षसों के मारे जाने पर चीखें गूंज उठी। बूम! एक भीषण विस्फोट, जो बाकी विस्फोटों से बिल्कुल अलग था, ने एरोस्टॉर्म की सभी आवाजों को दबा दिया। जमीन बुरी तरह हिल गई। कौशल, लाश विस्फोट। क्या हुआ? ऐसा किसने किया? सु शेंग को यकीन नहीं हो रहा था। विस्फोट में बड़ी संख्या में रसातल के राक्षस मारे गए। उसकी शक्ति उसके पवित्र प्रकाश से कहीं अधिक थी। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि लिन मोयू अपना हाथ उठा रही है। ये वही है। सु शेंग की पुतलियां एक बिंदु तक सिकुड़ गईं। दरअसल वह लिन मोयू थी। सिर्फ वही नहीं, बल्कि लियू जियानरेन और अन्य अनुभवी लोगों ने भी लिन मोयू को नोटिस किया। यह विस्फोट स्पष्ट रूप से लिन मोयू की करतूत थी। सम्मना होने के अलावा लिन मोयू एक जादूगरनी भी थी। उसके पास अपनी खुद की आक्रमण शक्ति थी। धमाकों की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं। अगाध खाई के राक्षस कटी हुई घास की तरह गिर पड़े। प्रत्येक विस्फोट में सैकड़ों रसातल राक्षस मारे गए। इसके बाद लिन मोयू तेजी से बाहर भाग गई। कौशल सीमा के भीतर मौजूद रसातल के सभी राक्षस नष्ट हो चुके थे, कोई भी नहीं बचा था। शेष रसातल के राक्षस अभी भी हमला कर रहे थे और तेजी से दूरी कम कर रहे थे। लिन मोयू ने अपना हाथ उठाया और कौशल का इस्तेमाल जारी रखा, जिससे एक के बाद एक धमाके होते रहे। आधे मिनट से भी कम समय में 7000 से अधिक रसातल राक्षस मारे गए। केवल कुछ ही रसातल राक्षस समय रहते बच निकलने में सफल रहे और आपदा को टाल दिया। कुछ बदकिस्मत लोग समय पर बचाव नहीं कर पाए और आसमान से नीचे गिर गए, फिर विशाल विस्फोटों की चपेट में आ गए। इसी समय लिन मोयू के बगल में कंकाल योद्धा प्रकट हुए। उन्होंने बेरहमी से रसातल राक्षस के शवों को हवा में उछाल दिया। लिन मोयू की हथेली में लाल रोशनी चमक रही थी। कौशल, धीमा अभिशाप। हवा में मौजूद राक्षसों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता चला कि वे उड़ नहीं सकते। लाशें तेजी से नजदीक आ रही थीं। कंकाल योद्धाओं की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उनके शव एक शक्तिशाली धनुष से छोड़े गए तीरों से भी तेज गति से उड़ते थे। बूम बूम बूम! एक के बाद एक शव हवा में फटते चले गए। विस्फोटों में कई और राक्षस मारे गए। शापित बचे हुए राक्षस भागने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लेकिन यह बाहर का हिस्सा नहीं था, ये डिवाइन समर टॉवर का आंतरिक स्थान था। मेंग एनवेन उन्हें भागने कैसे दे सकती थी? जल्द ही वे किनारे पर पहुंच गए, जहां से भागने की कोई जगह नहीं थी। जमीन पर कंकाल योद्धा पहले से ही उन पर लाशें फेंक रहे थे। दहशत में आकर बचे हुए कुछ राक्षस भी विस्फोटों की चपेट में आ गए। इसमें 3 मिनट से भी कम समय लगा। युद्ध समाप्त हो गया था। 7520 राक्षसों और दानवों में से कम 7500 को लिन मोयू ने मार डाला था। सभी लोग हैरानी से लिन मोयू को घूर रहे थे। तुमने उन सबको खुद ही मार डाला, बाकी लोग किसे मारेंगे? क्या आप दूसरों को खेलने भी दे रहे हैं? क्या ये वास्तव में एक व्यक्तिगत प्रतियोगिता है? ये पूरी तरह से लिन मोयू का एकल प्रदर्शन है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि लिन मोयू की क्षेत्रीय आक्रमण क्षमता इतनी शक्तिशाली होगी। इतना शक्तिशाली कि यह रसातल के राक्षसों को पल भर में मार सकता है। हिमशैल का और अधिक हिस्सा सामने आया।
वह आह्वान कर सकता था, शाप दे सकता था और क्षेत्र पर हमले कर सकता था। उसके द्वारा बुलाए गए कंकाल आमने सामने की लड़ाई और दूर से भी लड़ सकते थे। ये करियर लगभग परिपूर्ण था। सु शेंग ने बड़ी मुश्किल से अपनी भावनाओं को काबू किया। वह अब और घमंड नहीं कर सकता था। ये किस तरह का भयावह पेशा है। काफी देर चुप रहने के बाद आखिरकार उसने किसी तरह एक वाक्य बोल दिया। लियू जियानरेन जोर से हंसा। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि कैसा लगता है। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि वह असली काबिलियत वाला, असली विशेषज्ञ है। लिन मुयू की तुलना में आपका करियर कुछ भी नहीं है। सु शेंग ने लियू जियानरेन की ओर घूरकर देखा लेकिन इनकार नहीं किया। वास्तव में, लिन मुयू की तुलना में वह बेहद कमजोर प्रतीत होता था। जैसे ही लिन मुयू को सैन्य उपलब्धियों की भारी मात्रा प्राप्त हुई, उसके कंधे पर लगा सैन्य बैज चमक उठा। एक तीसरा तारा प्रकट हुआ। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 188। अध्याय 188। 188। अध्याय 188। 3 सितारा लेफ्टिनेंट द्वारा शैतान पूजा समाज पर पलटवार। एक रसातल राक्षस को मारने पर एक सैन्य योग्यता प्राप्त हुई। 7000 से अधिक रसातल राक्षसों को मारने पर 7000 से अधिक सैन्य योग्यताएं प्राप्त हुई। साथ ही दर्जनों रसातल राक्षस भी। इससे कुछ और हजार सैन्य योग्यताएं प्राप्त हुई। हालांकि यह सैन्य बल के रूप में था, लेकिन चूंकि लिन मोयू ने इन सभी रसातल राक्षसों को मार डाला, इसलिए मेंग अनवेन ने सीधे सभी सैन्य श्रेय लिन मोयू को दे दिए। एक ही झटके में लिन मोयू की सैन्य योग्यता में 13,000 की वृद्धि हुई। उनकी कुल सैन्य योग्यताएं 36,000 तक पहुंच गईं, जिससे वे 3 सितारा लेफ्टिनेंट बन गए। दुर्भाग्यवश लीजन मोड में अनुभव समान रूप से विभाजित था, इसलिए लिन मोयू को ज्यादा अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। वह अभी भी 28वें स्तर से थोड़ा दूर था। लिन मोयू का सैन्य बैज सबके सामने दिखाई दिया। सिल्वर 3 स्टार लेफ्टिनेंट। वह असल में एक 3 स्टार लेफ्टिनेंट है। हे भगवान, 3 स्टार लेफ्टिनेंट बनने के लिए उसे कितने राक्षसों और दानवों को मारना पड़ा होगा। कम से कम 30,000 सैन्य उपलब्धियां। भयावह। ऐसा लग रहा था मानो वे भूल गए हों कि अभी अभी क्या हुआ था। लेफ्टिनेंट स्तर का सैन्य बैज बहुत ही चमकदार था। सु शेंग को फिर से झटका लगा। उसने चुपचाप अपना बैज उतार दिया। वह मात्र एक सिपाही था, एक सितारा सिपाही। लिन मोयू के 3 सितारा लेफ्टिनेंट की तुलना में तो ये कुछ भी नहीं था। ये देखकर लियू जियानरेन हंसते हुए बोला, तुम तो सिर्फ एक सितारा सिपाही हो। चुप रहो, सु शेंग ने ठंडे स्वर में कहा। लियू जियानरेन ने अपना सैन्य बैज दिखाते हुए कहा, मैं 3 सितारा सिपाही हूं, तुमसे 2 सितारे ज्यादा। सु शेंग ने चिढ़कर कहा, दफा हो जाओ। मैं तुम्हें देर सवेर पकड़ ही लूंगा। अगर आप मेरी बराबरी कर भी लें, तो वो बात की बात है। अगर आप मेरी बराबरी कर भी लें, तो भी शायद आप इस जीवन काल में लिन मोयू की बराबरी नहीं कर पाएंगे। सु शेंग ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, तुम कुछ नहीं जानते। मैं एक होली लाइट मेज हूं। मैं गेम के अंतिम चरण में और भी शक्तिशाली हो जाता हूं। हो सकता है कि लिन मोयू खेल के अंतिम चरण में और भी मजबूत हो जाए। अगर तुम्हें बोलना नहीं आता तो अपना मुंह बंद रखो। क्या आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? लियू जियानरेन ने सु शेंग पर हमला करने के लिए लिन मोयू का उपयोग करना जारी रखा। सु शेंग को हताश देखकर उसे खुशी हुई। दोनों में लगातार कहा सुनी होती रही। अब तक उनकी लड़ाई समाप्त हो चुकी थी, लेकिन अन्य समूहों में लड़ाई अभी भी जारी थी। लिन मोयू थोड़ी चिंतित लग रही थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है। लिन मोहन की हालत के बारे में पता नहीं था। उनका मानना था कि श्वेत ईश्वर ने पूरी तैयारी की होगी, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात की चिंता थी कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। प्रत्येक समूह में कुछ लोग रसातल के राक्षसों द्वारा मारे गए, जिन्हें घातक चोटें आईं। जैसे अखाड़े में होने वाले मुकाबलों में होता है, वैसे ही यहां भी जानलेवा चोटों से वास्तविक मृत्यु नहीं होती थी। सबसे बुरा नतीजा तो टूर्नामेंट से बाहर होना ही था। डिवाइन समर टॉवर के अंदर सुरक्षा से जुड़ी कोई समस्या नहीं थी। मेंग अनवेन ने उन्हें इस बात की याद नहीं दिलाई थी, जिससे सभी को एक तरह की अत्यावश्यकता का एहसास हुआ। जीवन और मृत्यु के बीच का प्रशिक्षण ही सच्चे योद्धाओं को जन्म दे सकता है। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। पूरे आधे घंटे बाद सभी को अपनी दृष्टि धुंधली होने का आभास हुआ और वे वापस आवासीय क्षेत्र से बाहर आ गए। दिव्य ग्रीष्म ऋतु का टावर बहुत पहले ही गायब हो चुका था।
आवासीय क्षेत्र में अभी भी भरपूर रोशनी थी। नानहोंग शहर में शांति लौट आई थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। रुको, वहां लाशें पड़ी हैं। ऐसा लगता है जैसे ये शैतान की पूजा करने वाले समाज के शव हैं। एक से अधिक। देखो, आसमान में लोग हैं। लोगों का एक समूह हवा में खड़ा था। लिन मोयू ने एक नजर में ही पहचान लिया कि इन लोगों ने समर कैपिटल यूनिवर्सिटी का प्रतीक चिन्ह पहन रखा है। उनमें से प्रत्येक बहुत शक्तिशाली था। स्पष्टतः शैतान पूजा सोसाइटी के सदस्यों की हत्या उन्हीं के द्वारा की गई थी। उनके अलावा बाय येयुवान भी हवा में खड़ी थी। हर कोई, मैं बाय येयुवान हूँ। बाय येयुवान की आवाज धीरे धीरे सुनाई देने लगी। बाय येयुवान का नाम सभी पेशेवर लोगों को ज्ञात था। डिवाइन समर एम्पायर के करियर धारकों के लिए वह श्वेत देवता थे। अन्य देशों के पेशेवर लोगों के लिए वह गर्मी के मौसम में तबाही मचाने वाले दिव्य देवता थे। सभी लोग बाय येयुवान को आदर और प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे थे। बाय येयुवान ने आगे कहा, इस बार हमने शैतान पूजा समाज के हमले का अनुमान लगाया था और हम तैयार थे। मुझे खुशी है कि कोई पीछे नहीं हटा। योग्य करियर धारकों को ऐसा ही होना चाहिए। हमने डेविल वर्शिप सोसाइटी का भी फायदा उठाया और व्यक्तिगत प्रतियोगिता को पूरा करने के लिए वास्तविक लड़ाई का इस्तेमाल किया। अब राक्षस पीछे हट गए हैं और गद्दारों का सफाया हो गया है। इसके बाद हम व्यक्तिगत प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा करेंगे। जूनियर और सीनियर दोनों वर्गों को मिलाकर 6 समूह थे जिनमें 6 व्यक्तिगत चैंपियन थे। लिन मोयू के अलावा लेवल 40 और 60 ग्रुप के चैंपियन भी समर कैपिटल यूनिवर्सिटी से थे। समर कैपिटल यूनिवर्सिटी ने 3 स्थान हासिल किए, जो एक शानदार उपलब्धि है। लेवल 50 ग्रुप का चैंपियन झेंडुन विश्वविद्यालय से था। डिवाइन समर एम्पायर में कुल 4 व्यक्तिगत चैंपियन थे। केवल 2 चैंपियन स्थान अन्य देशों को मिले। बाय येयुवान ने अपना हाथ हिलाया और प्रत्येक विजेता के हाथों में संबंधित पुरस्कार प्रकट हो गए। लेवल 40 से ऊपर के तीनों चैंपियनों को इंटरमीडिएट मिस्टीरियस पोशन प्राप्त हुए। जिनका स्तर 40 से नीचे था, उन्हें जूनियर मिस्टीरियस पोशंस प्राप्त हुए। बाय येयुवान ने आगे कहा, कल चैलेंज मैच होंगे। जो लोग इच्छुक हैं वे आकर इसे आजमा सकते हैं। मैं पहले से ही बता सकता हूं कि चैलेंज मैचों के पुरस्कार बहुत ही आकर्षक हैं। बोलने के बाद बाय येयुवान बाकी लोगों के साथ चली गई। अंततः सब कुछ समाप्त हो गया। सबने राहत की सांस ली। लोग आपस में चर्चा करने लगे, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने तैयारी कर रखी थी और शैतान पूजा सोसाइटी पर ही पलटवार कर दिया। अगर मुझसे पूछो तो वो शैतान पूजा करने वाले लोग सचमुच बेवकूफ हैं। छोटे गुटों को धमकाना एक बात है, लेकिन दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य को उकसाने की हिम्मत करना, क्या ये सीधे सीधे मौत को दावत देना नहीं है? बिल्कुल सही। श्वेत देवता कौन है? वह तो दिव्य ग्रीष्म संहारक देवता है। उनकी हिम्मत कैसे हुई उसे उकसाने की? लिन मोयू लोगों की टिप्पणियां सुन रहा था। उसे कुछ अंदरूनी जानकारी थी। कुछ दिन पहले डिवाइन समर एम्पायर के कई प्रतिभाशाली लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसीलिए आज की घटनाएं घटी। वह भी चारा बनने वालों में से एक था, और लिन मोहन भी। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि डेविल वर्शिप सोसाइटी इतनी महत्वाकांक्षी होगी कि वह सभी प्रतिभाशाली लोगों को एक ही जाल में फंसाना चाहेगी। अंततः उनका ही उपयोग किया गया। मोयू एक चीख के साथ निंगियाई रिहायशी इलाके से बाहर भागी और लिन मोयू की बाहों में जा गिरी। लिन मोयू ने उसे गले लगाया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? निंगियाई ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। पहले आप सब रसातल के राक्षसों के साथ गायब हो गए थे, फिर श्वेत देवता और अन्य लोगों ने रसातल के दानव राजाओं के साथ एक बड़ा युद्ध लड़ा। चलते चलते बातें करते हैं। लिन मोयू ने निंगियाई को दूसरी तरफ खींच लिया। वह वरिष्ठ नागरिकों का आवासीय क्षेत्र था। वह लिन मोहन को ढूंढना चाहता था। निंगियाई ने लिन मोयू की बांह को कसकर पकड़ लिया और कहा, पहले रसातल पक्ष ने सुकुबस रानी और ज्वाला दानव राजा को भेजा। श्वेत देवता ने सुकुबस रानी से लड़ाई की और मेरे दादाजी ने ज्वाला दानव राजा से लड़ाई की। समर कैपिटल यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी गार्ड्स को भेजा। कई अकादमी प्रिंसिपलों के नेतृत्व में उन्होंने डेविल वर्शिप सोसाइटी के सदस्यों से लड़ाई की। ज्वाला दानव राजा के बारे में सुनकर लिन मोयू ने खुद को ये पूछने से नहीं रोका, क्या ये वही ज्वाला दानव राजा है जिससे हम पहले मिले थे? निंगियाई ने सिर हिलाते हुए कहा, यही वह है।
वे बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी श्वेत ईश्वर और मेरे दादाजी द्वारा दृढ़ता से दबाए गए थे। लिन मोयू ने पूछा, बाद में क्या हुआ? क्या उन सभी को मार दिया गया? निंग यी ने सिर हिलाते हुए कहा, बाद में एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति आया। वह श्वेत देवता से भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत हुआ। दोनों दानव राजा उसे देखकर डर गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे बच नहीं सके। सुकुबस रानी ने किसी प्रकार की कला का प्रयोग करके पाताल लोक से एक काली धुंध को बुलाया। काली लपटों से जलता हुआ एक विशाल हाथ उस काले कोहरे से बाहर निकला और सबसे आखिर में आने वाले व्यक्ति के साथ कुछ प्रहार किए। अंत में दोनों में से कोई भी दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सका। जैसे ही वह विशालकाय हाथ पीछे हटा, वह अपने साथ सुकुबस रानी और ज्वाला दानव राजा को भी ले गया। यहां तक कि पार्षद जू वेई भी इसी के जरिए बच गए थे। लिन मोयू ने मन ही मन सोचा, दानव राजाओं को मारना वाकई इतना आसान नहीं है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि पार्षद जू वेई शैतान पूजा समाज का हिस्सा होंगे। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 189। अध्याय 189। अध्याय 189। क्या ऐसा हो सकता है कि आप पहले ही? श्वेत देवता के आंगन में अभी अभी चाय का एक बर्तन तैयार किया गया था। मेन गनवेन के एक विचार से ही गर्म चाय अपने आप कपों में गिरने लगी। चाय परोसी ही गई थी कि कदमों की आहट सुनाई दी। बाय युवान और निंग ताइरन अंदर आए। मेन गनवेन ने धीमी आवाज में कहा, क्या मामला सुलझ गया? बाय युवान ने चाय के गर्म होने की परवाह किए बिना सहमति में हल्की सी आवाज निकाली और सीधे पी ली। धिक्कार है, मुझे ब्लैक फायर के हस्तक्षेप की उम्मीद नहीं थी। हम उन सक्कुबस और फ्लेम कमीनों को रोक नहीं पाए। निंग ताइरान का भी मूड खराब था। अगर ब्लैक फायर न होता तो वह ज्वाला वाला आदमी बचकर न निकल पाता। मेन गनवेन ने उत्सुकता से पूछा, बुरे आदमी ने अभिनय नहीं किया? बाय युवान ने गंभीरता से कहा, उसने बहुत जल्दी कार्रवाई कर दी। जैसे ही बूढ़ा आदमी हिला, सुकुबस डर गई और उसने रसातल मानव लोक से संबंध स्थापित करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, जिससे ब्लैक फायर के हाथों में से एक को बुला लिया गया। मेन गनवेन समझ गई, कितनी अफसोस की बात है। बाय युवान ने आह भरी, सचमुच अफसोस की बात है। अगर यह नानहोंग शहर में नहीं होता तो मैं निश्चित रूप से उसे इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देता। नानहोंग शहर में उनके जैसे उच्च कोटि के करियर धारक पूरी ताकत से लड़ नहीं सकते थे। अगर वे पूरी ताकत से हमला करते हैं तो पूरा शहर तबाह हो सकता है, शायद एक से भी ज्यादा शहर। इसलिए बाय युवान ने खुद को रोक लिया था, जैसा कि निंग ताइरान ने किया था। मेन गनवेन ने कहा, उन्हें भागने दो। वे वैसे भी इतनी आसानी से नहीं आ सकते। भविष्य में हमें मिलकर उन्हें मार गिराने का मौका मिलेगा। बाय युवान ने गंभीरता से कहा, इस बार कुछ लाभ तो हुआ। कम से कम उस जू वेई कमीने का पर्दाफाश तो हो गया। निंग ताइरान ने कहा, यहां तक कि जू वेई भी उनमें से एक बन गई है। हमें सावधान रहने की जरूरत है। क्या और भी लोग उनके वश में हो सकते हैं? उस सुकुबस की क्षमताएं वाकई चिंताजनक है। जू वेई पहले से ही 80वें स्तर से ऊपर था और डिवाइन समर एम्पायर के पार्षदों में से एक था। वह वास्तव में उच्च वर्ग के लोगों में से एक थे। अगर उसे भी नियंत्रित किया जा सकता था तो दूसरों के लिए इसकी गारंटी देना मुश्किल था। मेन गनवेन ने कहा, इस संबंध में मैं गहन जांच करूंगी। हमें साम्राज्य की आंतरिक समीक्षा करनी होगी। तीनों ने छोटे से आंगन में उन मामलों पर चर्चा की जो पूरे साम्राज्य को प्रभावित कर सकते थे। लिन मोयू उच्च स्तरीय अखाड़े के आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पहुंची। वह इलाका दिन के उजाले की तरह जगमगा रहा था और अंदर कई उच्च पदस्थ अधिकारी बातचीत कर रहे थे। वे सभी पिछली लड़ाई के बारे में चर्चा कर रहे थे। लिन मोयू ने दूर से ही लिन मोहन को प्रवेश द्वार पर खड़े देखा। लिन मोहन ने भी उसे देखा और हाथ हिलाया। बहन, तुम यहाँ मेरा इंतजार क्यों कर रही हो? लिन मोयू ने उत्सुकता से पूछा। लिन मोहन खिलखिलाकर हंस पड़ी, मुझे लगा था कि तुम आओगे। ओह, कितनी प्यारी छोटी बहन है। क्या यह मेरी भाभी है? लिन मोहन के अप्रत्याशित रूप से सीधे शब्दों ने निंग यी के चेहरे को शर्म से लाल कर दिया। वह इतनी शर्मिंदा थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। लिन मोहन ने नजाकत से हंसते हुए कहा, लगता है मेरा अंदाजा सही निकला। चिंता मत करो, भाभी। मेरे भाई को बोलने में कम दिलचस्पी होने के अलावा कोई और समस्या नहीं है।
निंग येई ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है। पता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप पहले ही। उफ। निंग येई चाहती थी कि उसे कहीं छिपने के लिए जगह मिल जाए। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था। किसने सोचा था कि शांत स्वभाव वाली लिन मोयू की बहन ऐसी होगी। उसने सोचा था कि लिन मोहन भी शांत स्वभाव का व्यक्ति होगा। ये बिल्कुल विपरीत स्थिति थी। बहन। लिन मोयू ने बोलने से रोकने के लिए बेताब होकर आंखों से इशारे किए। लिन मोहन ने आंखों के इशारों का जवाब देते हुए समझ लिया। बहन, क्या तुम कल के चैलेंज मैचों में भाग ले रही हो? लिन मोयू ने विषय बदलते हुए कहा। लिन मोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं अभी आपको यही बताने वाली थी, मुझे जाना होगा। लिन मोयू थोड़ी हैरान रह गई, लेकिन लिन मोहन का मतलब तुरंत समझ गई। एक और नया मिशन। यह कोई नया मिशन नहीं है, बस कुछ जंगलों में जाकर लेवल बढ़ा रहा हूं। लिन मोहन ने लापरवाही से कहा। उसके शब्दों से यह स्पष्ट था कि उसके शिक्षक की अपेक्षाएं बहुत उच्च स्तर की थीं। ऐसा लग रहा था कि उसे लगातार तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। हालांकि बाय युवान भी चाहता था कि वह लेवल अप करे, लेकिन उसे इतनी जल्दी नहीं थी। लिन मोयू ने पूछा, बहन, अब आप किस स्तर पर हैं? लिन मोहन खिलखिलाकर हंस पड़ी, लगभग 45। छोटे भाई, तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। अपनी बहन को तुमसे और पीछे मत छूटने देना, ये बहुत शर्मनाक होगा। आखिरकार, आप राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष विद्वान हैं, और यहां तक कि एक 3 स्टार लेफ्टिनेंट भी हैं। आपका करियर चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, स्तर सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप तीसरे चरण में पहुंचेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। खैर, अपनी बहन की बात मानो। तुम्हें अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए, आलसी मत बनो। बेशक, गर्लफ्रेंड होना भी जरूरी है। छोटी बहन, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा भाई थोड़ा मंदबुद्धि है, उसे लोगों का परिचय कराना नहीं आता। निंग येई का चेहरा अब भी शर्म से लाल था। बहन, मैं निंग येई हूँ। निंग येई, कितना प्यारा नाम है। अगर ये लड़का भविष्य में तुम्हें परेशान करे, तो मुझे बता देना। मैं तुम्हारी तरफ से उसे सबक सिखा दूंगी। चिंता मत करो, मैं उसे बचपन से ही पीटता आ रहा हूँ। उसकी लड़ने की हिम्मत ही नहीं होती। डॉट डॉट डॉट। किनारे पर लहरें टकरा रही थीं। प्रकाश की स्क्रीन गायब हो गई थी। इस बार जूनियर और सीनियर अरेना को मिलाकर एक ही अरेना बना दिया गया। आज चैलेंज मैचों का दिन था। चैलेंज मैच प्रत्येक करियर होल्डर टूर्नामेंट का अंतिम इवेंट था। हालांकि यह कोई आधिकारिक प्रतियोगिता नहीं थी, फिर भी ये पिछली 2 प्रतियोगिताओं की तुलना में अधिक आकर्षक थी। विशेषकर इसलिए क्योंकि इस वर्ष का टूर्नामेंट विशेष था। शैतान की पूजा करने वाले समाज से प्रभावित होकर व्यक्तिगत मुकाबलों का आयोजन अलग तरीके से किया गया। दर्शक व्यक्तिगत मैचों का आनंद नहीं ले पाए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से अधिक ध्यान चैलेंज मैचों पर केंद्रित था। चैलेंज मैच पिछली प्रतियोगिताओं से अलग थे। प्रतिभागी मौके पर ही पंजीकरण कराकर प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे। किसी भी तरह की पूर्व प्रारंभिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं थी। सभी पेशेवर उम्मीदवारों को मौका मिला। लिन मोयू ने चैलेंज मैचों के विशिष्ट नियमों को देखा और बाय युवान की कही बातों को याद किया। उन्हें चैलेंज मैचों में भाग लेना था और जितना हो सके उतना अच्छा प्रदर्शन करना था। अब जब उसने नियमों को स्पष्ट रूप से देख लिया, तो उसे अंततः समझ में आ गया कि बाय युवान की ऐसी आवश्यकताएं क्यों थीं। पुरस्कार बहुत ही आकर्षक थे। लेवल 40 से नीचे के करियर धारकों के लिए चुनौतियों के पहले दौर में सफल होने पर एक शाइनिंग जूनियर स्किल स्क्रॉल से पुरस्कृत किया गया। दूसरे दौर में सफल होने पर एक शाइनिंग इंटरमीडिएट स्किल स्क्रॉल प्राप्त हुआ। तीसरे दौर में सफल होने पर एक इंटरमीडिएट मिस्टीरियस पोशन इनाम के तौर पर मिलता था। चौथे दौर में सफल होने पर 2 शाइनिंग इंटरमीडिएट स्किल स्क्रॉल प्राप्त हुए। पांचवां दौर। पुरस्कार बेहद अच्छे थे, जो टीम और व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं से कहीं अधिक थे। बेशक, कठिनाई का स्तर भी बेहद उच्च था। पहले दौर में ही अपने से 5 स्तर ऊपर के प्रतिद्वंद्वी को चुनौती देना आवश्यक था। उदाहरण के लिए, लिन मोयू का लेवल अब 27 था, इसलिए पहले राउंड में उसका प्रतिद्वंदी लेवल 32 का होगा। जहां तक प्रतिद्वंदी के करियर की बात है, उसे नाइट, मेज या आर्चर में से किसी एक को यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा। दूसरा दौर 10 स्तर ऊंचा होगा, तीसरा दौर 15 स्तर ऊंचा होगा। अगर लिन मोयू चुनौतियों के तीसरे दौर में पहुंच जाता है, तो उसका सामना 42वें स्तर के प्रतिद्वंद्वी से होगा।
वह एक उच्च स्तरीय करियर धारक होगा जिसने दूसरा संक्रमण काल पूरा कर लिया होगा। ऐतिहासिक रूप से बहुत कम लोग ही चुनौतियों के दूसरे दौर को पूरा कर पाते थे। बहुत कम बार ही किसी ने तीसरा राउंड पूरा किया था। चौथे दौर को पूरा करने की बात करें तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। 3 दौर की चुनौतियों की सीमा थी जो सैकड़ों वर्षों में कभी नहीं टूटी। कुछ बेहद आत्मविश्वासी करियर धारक पहले से ही कोशिश करने के लिए उत्सुक थे। सबसे पहले एक शूरवीर ने पंजीकरण कराया और अखाड़े में कदम रखा। ये ईगल कंट्री का एक पेशेवर सदस्य था। उनकी जानकारी स्टेडियम की लाइट स्क्रीन पर दिखाई दी। हेलोस तलवार और ढाल वाला योद्धा, स्तर 34। अगले ही पल उनका प्रतिद्वंदी भी अखाड़े में प्रकट हो गया। साथ ही एक स्वॉर्ड एंड शील्ड नाइट, लेवल 39 का। लिन मोयू ने प्रतिद्वंदी की आभा को महसूस किया और बुदबुदाई, सैन्य संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर, सी 190। अध्याय 190, 190। अध्याय 190, दिव्य ग्रीष्मकालीन सेना, दुनिया की सबसे शक्तिशाली। हेलोस का व्यक्तित्व सामान्य पेशेवर लोगों से अलग था। ये भयंकर और तीखा था। इस तरह का रुतबा केवल जीवन मरण के कई युद्धों के माध्यम से ही विकसित किया जा सकता है। इसे केवल कालकोठरियों में जाकर निखारा नहीं जा सकता था। केवल मौलिक युद्ध क्षेत्र में लंबे समय तक रसातल के राक्षसों और यहां तक कि रसातल के दानवों का सामना करके ही ऐसी आभा विकसित की जा सकती थी। लेकिन वह केवल 34वें स्तर पर था, जो कोई उच्च स्तर नहीं है। स्पष्टतः वह सैन्य परिवेश में रह रहा था, एक सच्चा सैन्य व्यक्ति। ऐसे लोगों के लिए स्तर और युद्ध शक्ति अक्सर असंगत होती थी। अगर यह कोई साधारण व्यक्ति होता तो शायद उसके पास इस चुनौती में सफल होने का मौका होता। 40वें स्तर से नीचे 5 स्तरों के अंतर को अभी भी पाटा जा सकता है। लोग इस बात पर भी अटकलें लगा रहे थे कि हेलोस सफल हो पाएगा या नहीं। लेकिन जब लिन मोयू ने अपने प्रतिद्वंदी को देखा तो उसे सहज रूप से एहसास हुआ कि हेलोस के पास जीतने का कोई मौका नहीं है। रक्षक एक लेवल 39 का तलवार और ढाल वाला योद्धा था, जिसने ऐसे उपकरण पहन रखे थे जो दूसरों ने पहले कभी नहीं देखे थे। यह सोने का बना विशेष उपकरण था जो केवल सेना के लिए ही इस्तेमाल होता था। इसे युद्ध क्षेत्र उपकरण भी कहा जाता था। युद्ध क्षेत्र के उपकरण सेना से प्राप्त होते थे। समान स्तर के स्वर्ण उपकरणों की तुलना में ये कालकोठरियों के लिए उतने अच्छे नहीं होते थे, लेकिन युद्ध के लिए अत्यंत उपयुक्त थे। एट्रीब्यूट बोनस भले ही ज्यादा न हो, लेकिन इसमें कई विशेष बोनस थे। इसके अलावा युद्ध क्षेत्र के उपकरणों को प्रत्येक पेशेवर की विशिष्ट स्थिति के अनुसार समायोजित और अनुकूलित किया जा सकता है। ये रक्षक भी सैन्य बल से था, जो दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य के मौलिक युद्ध क्षेत्र से आया था। हेलोस शुरू में आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे विश्वास था कि अपनी क्षमताओं के दम पर उससे 5 स्तर ऊपर के किसी व्यक्ति को चुनौती देना कोई समस्या नहीं होगी। वह कम से कम पहला राउंड तो पास कर सकता था। लेकिन जब उसने अपने प्रतिद्वंदी को देखा तो उसका आत्मविश्वास पल भर में चकनाचूर हो गया। दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य के सैनिक की निगाहें गंभीर थीं, और उनसे और भी अधिक प्रबल हत्या का इरादा झलक रहा था। हत्या करने का इरादा एक सुनामी की तरह था, जिसने हेलोस को पूरी तरह से दबा दिया। हेलोस के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसे लग रहा था कि वह हार चुका है। विरोधी की आभा लगातार बढ़ती गई। अंततः हेलोस प्रतिरोध नहीं कर सका और उसने हमला कर दिया। कौशल, हमला करो। हेलोस ने अपनी ढाल को ऊपर उठाया और बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा। रक्षक ने भी अपनी ढाल उठाए और उसी चार्ज कौशल को सक्रिय कर दिया। जैसे ही दोनों आपस में टकराने वाले थे, अचानक रक्षक की ढाल से तेज रोशनी निकली। कौशल, शील्ड बैश। उसने सक्रिय रूप से अपने चार्ज कौशल को बाधित किया और टकराव के क्षण में इसे शील्ड बैश में बदल दिया। एक जोरदार धमाके के साथ हेलोस तुरंत हवा में उड़ गया। शील्ड बैश की शक्ति चार्ज की तुलना में कहीं अधिक थी। हवा में ही हेलोस का सिर चकरा रहा था। शील्ड बैश का प्रभाव स्टन था। हेलोस पहले से ही स्टन और नियंत्रित था। सब खत्म हो गया। लिन मोयू देख रही थी। पहले से ही स्तर में पिछड़ने के बाद पहल खो देना और नियंत्रित हो जाना। जब तक बचाव करने वाला खिलाड़ी नौसिखिया नहीं होता, हेलोस के पास जीतने का कोई मौका नहीं होता। निश्चित रूप से रक्षक फिर से आगे की ओर दौड़ा। हालांकि उसने चार्ज को सक्रिय नहीं किया, फिर भी उसकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। हेलोस के उतरने से पहले ही प्रतिद्वंद्वी उसके नीचे पहुंच चुका था।
कौशल फ्लैश स्लैश। योद्धा की लंबी तलवार से तेज रोशनी निकली और प्रकाश की एक किरण आकाश की ओर उठी। जब हेलोस पर वार किया गया तो वह दर्द से कराह उठा। रक्षक ने ऊंची छलांग लगाए और हवा में ही दूसरी बार शील्ड बैश का इस्तेमाल करके नियंत्रण बनाए रखा। इस क्षण से आगे हेलोस को कभी भी उतरने का मौका नहीं मिला। महज 10 सेकंड बाद कई हमलों का सामना करने के बाद हेलोस अखाड़े के नीचे दिखाई दिया। ठीक होने और स्वस्थ होने के बाद भी हेलोस डरा हुआ लग रहा था। यह अब केवल स्तर के अंतर का मामला नहीं रह गया था। लड़ाई की शुरुआत से ही उसने सारे मौके गंवा दिए थे। वह पूरे समय अल्टीमेट डिफेंस को भी सक्रिय नहीं कर सका, सीधे तौर पर मौत के मुंह में चला गया। दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य के सैनिक बहुत ही भयानक हैं। हेलोस के दिल में डिवाइन समर एम्पायर के सैनिकों का भय बैठ गया था। हालांकि पूरी लड़ाई 10 सेकंड से भी कम समय तक चली, लेकिन पूरी प्रक्रिया बेहद रोमांचक थी। सभी लोग उनकी अद्भुत प्रतिभा को देखकर दंग रह गए और अपनी सांसें रोक ली। वाह, ये तो कमाल था। ये हमारी दिव्य ग्रीष्म ऋतु की सेना है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना। हमारे दिव्य ग्रीष्म ऋतु के सैनिक बेजोड़ हैं। भला कौन प्रथम होने का दावा करने की हिम्मत करता है। ईगल कंट्री की सेना को मजबूत माना जाता है, लेकिन हमारी डिवाइन समर सेना की तुलना में अफसोस। तथ्य उनके सामने थे। उनके बीच का अंतर अब ऐसा नहीं था जिसे केवल 5 स्तरों से पूरा किया जा सके। हेलोस की चुनौती विफल रही। दूसरे दावेदार ने मोर्चा संभाला। यह एक लेवल 46 का एलिमेंटल मेज था। वह बेहद खूबसूरत थी और बड़े ही सलीके से अखाड़े में दाखिल हुई। प्लेटिनम के आभूषण पहने हुए, उसका वस्त्र कमर तक फटा हुआ था, जिससे उसके लंबे सफेद पैर दिखाई दे रहे थे। उसने तुरंत ही कई निगाहों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसका संयोगवश लेवल 51 के एल्फ आर्चर से मिलान हो गया। एल्फ आर्चर भी डिवाइन समर मिलिट्री से था, युद्ध क्षेत्र के उपकरण पहने हुए था और उसकी मारक क्षमता बहुत प्रबल थी। महिला जादूगरनी ने भौहें चढ़ाईं। तीरंदाजों के मुकाबले जादूगरनियों को स्वाभाविक रूप से नुकसान उठाना पड़ता था। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, महिला जादूगरनी ने तुरंत अपने ऊपर एक जादुई ढाल बना ली। जैसे ही जादुई ढाल बनी, एक तीर उस पर जा लगा। टकराना। तीर एक जोरदार धमाके के साथ फटा, जिससे जादुई ढाल बुरी तरह हिल गई। कौशल विस्फोटक तीर। महिला जादूगरनी स्पष्ट रूप से चौंक गई थी। तीरंदाज की हमले की गति बहुत तेज थी। विस्फोट की लपटें शांत होने से पहले ही एक और धमाके की आवाज सुनाई दी। जादुई ढाल के सामने एक और विस्फोट। इससे उसकी दृष्टि पूरी तरह अवरुद्ध हो गई। वह अपने प्रतिद्वंदी को बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। फिर तीरों की बारिश होने लगी। जादुई ढाल पर तुरंत ही तीव्र हमला शुरू हो गया। कुछ सेकंड तक बने रहने के बाद जादुई कवच चकनाचूर हो गया। जैसे ही जादुई ढाल बिखरी, एक और तीर उड़कर आया और महिला जादूगरनी के बगल में फट गया। कौशल मौन तीर। अपनी सभी शक्तियों के सील हो जाने पर महिला जादूगरनी आश्चर्य से चिल्ला उठी। हारा हुआ। पूरी तरह और निर्णायक रूप से पराजित। पलटवार करने का कोई मौका ही नहीं। डिवाइन समर के सैनिकों ने एक बार फिर अपनी ताकत साबित करते हुए विरोधियों को जवाबी हमला करने का कोई मौका नहीं दिया। भीड़ की चीख पुकार के बीच एक के बाद एक लड़ाइयां जारी रहीं। बिना किसी अपवाद के कोई भी अपनी चुनौती में सफल नहीं हुआ। वे पहले दौर में भी पास नहीं हो सके। ये बहुत मुश्किल था। लिन मोयू ने भी पंजीकरण करा लिया था, लेकिन अभी उनकी बारी नहीं आई थी। सु शेंग ने अखाड़े में कदम रखा। कल लगातार 2 असफलताओं के बाद उनमें अब पहले जैसा अहंकार नहीं रह गया था। उसके अंदर अभी भी स्वाभिमान की भावना बरकरार थी, लेकिन वह पहले से कहीं अधिक संयमित थी। लेवल 29 सु शेंग, दिग्गज करियर धारक, होली लाइट मेज। उसका प्रतिद्वंदी भी डिवाइन समर मिलिट्री का एक लेवल 34 स्वॉर्ड एंड शील्ड नाइट था। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, अखाड़ा पवित्र सफेद प्रकाश से जगमगा उठा। कौशल पवित्र प्रकाश। एक सर्वव्यापी मानसिक हमला, जो तलवार और ढाल वाले योद्धा को लगातार नुकसान पहुंचाता रहता है। अचानक सफेद रोशनी के भीतर एक नीली रोशनी चमक उठी। नीली रोशनी प्रकट हुई और बिजली की तरह सु शेंग की ओर बढ़ी। कौशल सर्वोत्तम रक्षा। कौशल हमला करो। तलवार और ढाल वाले योद्धा ने रक्षात्मक क्रियाएं सक्रिय की और सु शेंग के सामने की ओर धावा बोल दिया। सु शेंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। वह एक कदम भी पीछे नहीं हटा। एक योद्धा के सामने कभी पीछे मत हटो। कौशल पवित्र प्रकाश की अंगूठी।
प्रकाश का छल्ला एक जबरदस्त झटके के साथ फट गया। उसी समय नाइट ने शील्ड बैश का इस्तेमाल किया। दोनों कौशल एक जोरदार धमाके के साथ टकरा गए। पवित्र प्रकाश का छल्ला चकनाचूर हो गया। योद्धा ने केवल आधा कदम पीछे हटकर फिर से अपनी तलवार नीचे की ओर चलाई। कौशल फ्लैश स्लैश। नाइट के हमले का सामना करते हुए सु शेंग ने लगातार कौशल का प्रयोग किया। पवित्र प्रकाश ढाल। उसने नाइट के हमले को रोकने के लिए जादुई ढाल का इस्तेमाल किया, फिर नाइट को पीछे धकेलने के लिए होली लाइट इम्पैक्ट का प्रयोग किया। योद्धा कुछ ही कदम पीछे हटा और फिर से आगे बढ़ने लगा। दोनों के बीच धीरज की प्रतियोगिता में गतिरोध उत्पन्न हो गया। यदि अल्टीमेट डिफेंस समाप्त होने से पहले नाइट सु शेंग को नहीं हरा पाता, तो वह पराजित हो जाएगा। सु शेंग के लिए भी यही स्थिति थी। उसे नहीं पता था कि पवित्र प्रकाश ढाल कितने समय तक टिक सकती है। वह अपनी पूरी ताकत से अपनी पवित्र प्रकाश क्षमता को मजबूत कर सकता था और शूरवीर पर हमला जारी रख सकता था। जितनी जल्दी हो सके नाइट के अल्टीमेट डिफेंस को भेदने की कोशिश करना। संपर्क सेवा की शर्तें।